हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। चलिए भाई, देखिए जितने लोग जुड़ चुके हैं पहले बता दीजिए आपको वीडियो और वॉइस क्लियर है या नहीं है। क्लियर है तो यस कर दीजिए, फिर क्लास में आगे बढ़ते हैं। साथ ही में थोड़ा वेट कर लेते हैं, बाकी लोगों को भी जुड़ने देते हैं। गुड इवनिंग टू ऑल। पायल शर्मा जी का क्वेश्चन आ रहा है भाई, क्विज में मोस्ट पॉपुलर फॉर मीट पेकिंग डक को बताया है एंड गूगल में भी, बट नोट्स में तो सेकंड मोस्ट है। देखिए नोट्स में हमने वहां पर अगर बात करें आप तो किसके अकॉर्डिंग किया गया है, एग प्रोडक्शन के अलावा जो है वहां पर वो बात की गई है। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलरली क्योंकि उसकी एग प्रोडक्शन जो है कम रहती है तो इसलिए उसको मीट के लिए अच्छा माना जाता है, इस पर्सपेक्टिव से जो आपका क्वेश्चन रहा होगा। ठीक है, तो वो ध्यान देना आपका थोड़ा। ठीक है, क्विजीज में जो है इस पर्सपेक्टिव से शायद आपका क्वेश्चन रहा होगा कि पर्टिकुलरली जैसे वहां पर हमारे पास देखने को मिलते हैं कि एग प्रोडक्शन में तो हमारे पास दूसरे रहते हैं, जो ब्रीड्स रहती है वो इंपॉर्टेंट ब्रीड मानी जाती है। अभी उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो आगे आपके लिए क्वेश्चन वहां पर है हमारे पास इससे रिलेटेड भी। ठीक है, बाकी अगर हम बात करते देखिए यहाँ पर तो ये आपका वही बेसिस पर होगा कि जैसे कि पर्टिकुलरली आपका जो एग प्रोडक्शन के लिए तो दूसरी ब्रीड होती है, तो इसमें एग प्रोडक्शन कम बट जो मीट प्रोडक्शन है वो बेटर इसमें देखी जाती है, अच्छी देखी जाती है। ठीक है, बाकी रिव्यू किया जाएगा, देखिए क्वेश्चन को रिव्यू किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, शायद डायरेक्टली वहां पर मेंशन किया रहेगा आपका ये शायद। ठीक है, इसलिए आप थोड़े इसमें कंफ्यूज हो गए हो, या क्वेश्चन शायद वहां पर थोड़ा इस तरह से रहा होगा। गुड इवनिंग टू एवरीवन भाई, गुड इवनिंग। चलिए भाई बताइए, बाकी भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है पर्टिकुलरली उन क्लासेस से रिलेटेड, जैसे कि आज हम जो कवर करने वाले हैं आपका पहले ही मेंशन कर दिया गया था। ठीक है, 18 to 21 क्लास तक जो हम यहाँ पर कवर करेंगे आज की क्लास में, उससे रिलेटेड जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उनके बारे में। उससे पहले अगर आपका कोई डाउट रहते हैं, ठीक है, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, देखिए इसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, देखिए वैसे अगर देखा भी जाए तो मोस्ट कॉमनली आपका मीट प्रोडक्शन में पैक इन डक ज़्यादा पॉपुलर माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बॉडी वेट भी इनका जो है मोस्ट कॉमनली सही रहता है अगर हम कंपैरिजन में देखें। ठीक है, तो बॉडी वेट भी इनका सही रहता है, बाकी एग लेइंग कैपेसिटी जो इनकी कैसी होती है, काफ़ी कम होती है। ठीक है, पैक इन डक की अगर हम बात करें यहाँ पर तो काफ़ी कम जो है यहाँ पर एग लेइंग, या देखा जाए तो नॉर्मली जो एग लेइंग है उतनी भी कम नहीं है भाई, जितनी हमारे दूसरे देखे जाते हैं जैसे मस्कोवी वगैरह देखे जाते हैं, तो मस्कोवी आपका टॉप में आएगा, ध्यान देना आपने। ठीक है, ओके, ध्यान देना भाई, सबसे हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन कृतिका जी कह रही हैं, हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन में आंसर क्या होगा, तो मस्कोवी डक होगा, जिसे हम बारबरी डक के नाम से भी जानते हैं। ओके, ध्यान देना, या मस्कोवी डक या बारबरी डक भी उसे कहा जाता है। ठीक है, उसकी हाईएस्ट मीट प्रोडक्शन होती है क्योंकि उसकी एग लेइंग कैपेसिटी काफी कम होती है, लगभग 45 to 60 एग्स जो है वो देता है। वहीं पर ये अगर हम बात करें जो आपका पर्टिकुलरली पेकिंग डक है भाई, ठीक है, तो शायद क्वेश्चन इस तरह से आप वहां पर चेक कर लीजिएगा भाई। किसका क्वेश्चन था ये था पायल शर्मा जी का। ठीक है, तो एक बार इस तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि जो पेकिंग डक है, पेकिंग डक जो है दोनों चीजों में अच्छा रहता है, यहाँ पर डुअल पर्पज के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मे बी वहां पर क्वेश्चन रहा होगा कि डुअल पर्पज के लिए कौन सा सही है, शायद ये चेक कर लीजिएगा एक बार, बाकी जो है क्वेश्चन को वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, कर देंगे, हम भी कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों के पर्सपेक्टिव से पूछा गया हो, क्योंकि इसमें दोनों चीजें अच्छी देखी जाती है भाई, जो आपका पर्टिकुलरली एग लेइंग भी इसमें जो है 130 के आसपास जो है इसमें एग लेइंग भी होती है, बाकी इसका जो है मीट प्रोडक्शन के लिए भी मेजरली इसको पाला जाता है भाई, तो डुअल पर्पज में ये अच्छी ब्रीड रहती है जो पैकिन ब्रीड है भाई। अच्छा, चलिए तब क्वेश्चन को देख लिया जाएगा। ठीक है, बाकी मोस्ट पॉपुलर ब्रीड आपकी मस्कोवी है। ओके, ये ध्यान देना आपने, मस्कोवी आपकी मोस्ट पॉपुलर है, डुअल पर्पज में हम कह सकते हैं कि पैकिन ब्रीड जो है आपकी डुअल पर्पज वाली ब्रीड है। ठीक है, जिसमें एग लेइंग भी अच्छी होती है और साथ साथ जो है मीट प्रोडक्शन भी अच्छा खासा रहता है उसका। ओके ओके, ठीक है भाई।
ठीक है, तो अभी क्लियरली वेरीफाई कर लिया गया अभी आपके लिए, ठीक है, कि आपका जो मस्कोवी डक है उसमें सबसे ज्यादा मीट प्रोडक्शन जो उसमें देखी जाती है। ठीक है, हाईएस्ट मीट प्रोड्यूसिंग जो ब्रीड है वो मस्कोवी डक है। एग लेइंग कैपेसिटी उसकी कम रहती है, 45 से 60 तक की रहती है। वहीं पर जो पैकिंग डक है डुअल पर्पज के लिए अच्छा माना जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं भाई। देखिए 30-35 क्लासेस जो इस यूनिट में हमारी जाएंगी। ठीक है, 30 से 35 के बीच की क्लासेस जो हमारी इस यूनिट में जाएंगी, जो आपका इंडियन फार्मिंग सिस्टम है। ठीक है, इस यूनिट में। बाकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो आपकी और ज़्यादा बड़ी है, उसमें जो है बहुत सारी क्रॉप्स हमें देखने को है, वहाँ पर बहुत सारी क्रॉप्स के बारे में जानना है। ठीक है, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप है, सीरियल पल्सेस अलग दिए गए हैं, ऑयल सीड अलग दिए गए हैं, तो हर एक क्रॉप के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ना है। तो वो यूनिट थोड़ा ज़्यादा बड़ी आपकी जाएगी इससे। ठीक है भाई, कलेक्शन टाइम रहा होगा भाई आपका। ठीक है कृतिका जी, जो मोस्ट कॉमनली जो कलेक्ट किए जाते हैं भाई सुबह के समय पर, अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर जो है एग कलेक्ट कर लिए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट फेवरेबली जो है वो रात के समय पर ही, पोल्ट्री में भी ये देखा जाता है और डक्स में भी ये देखा जाता है कि रात के समय पर क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं, जिनको हम सुबह सुबह जो है जल्दी क्या कर लेना होता है, उनको कलेक्ट कर लेना, ताकि कोई दूसरे जो डक है उनमें कोई डैमेज ना पहुंचाए। ठीक है, या दूसरी जो भी वहां पर पक्षी पाले जा रहे हैं, डक्स हैं या पोल्ट्री में बात करें तो पोल्ट्री है, तो उसको हमने जो है पहले ही कलेक्ट कर लेना, ताकि किस तरह का कोई डैमेज वहां पर ना हो। देखिए स्टॉकिंग डेंसिटी याद नहीं करनी है, बाकी आप जो है वहां पर नॉर्मली जो हमारे पास क्या रहते हैं यहाँ पर, एक तरह की जो ऑन एन एवरेज जो रेशियो रहता है, ठीक है, उस पर ध्यान देना है थोड़ा, वहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका। बाकी डेंसिटी याद रखने की आपको उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, बाकी ज्यादा भी नहीं है भैया, 6000 से 8000 तक की तो मैक्सिमम जगह पर जो है आपकी ये दी गई है डेंसिटी इनकी। ठीक है, तो डेंसिटी नहीं उतनी ज्यादा, बट आपका जो मेजर रेशियो रहते कुछ कुछ हमने रेशियो देखे थे वहां पर। ठीक है, कि जब हम 5 स्पीशीज करते हैं, 4 स्पीशीज करते हैं, 6 स्पीशीज कल्चर जब किया जाता है, तो उसमें रेशियो क्या रखा जाता है, पर्टिकुलर बॉटम फीडर कितने होते हैं वहां पर, कॉलम फीडर कितने होते हैं, और जो एक तरह से टॉप फीडर्स जो मछलियां हैं वो कितनी रखी जानी चाहिए वहां पर। ठीक है, अगर हम जो है इंटीग्रेटेड कल्चर करते हैं इन तीनों तरह की फिशेज का, तो ये आपने ध्यान रखना है। डिसएडवांटेज ऑफ मोनोकल्चर, नीलीश कुमार जी कह रहे हैं भाई। तो देखिए मोनोकल्चर को हम पहले समझ लेते हैं कि मोनोकल्चर होता क्या है। जैसे एक तो पर्टिकुलर हमारे पास फील्ड है जहां पर हम क्या कर रहे हैं, हर सीजन जो है फसल बदल बदल कर वहां पर लगा रहे हैं। तो यानी कि एक साल में अगर हम 3 सीजन से फसल लेते हैं, तो उस खेतों में जो है एक साल में 3 फसलें हम उगाएंगे भी और हार्वेस्ट भी करेंगे। तो वो आता है आपका मल्टीपल क्रॉपिंग में, या क्रॉप रोटेशन जिसे हम कह सकते हैं। और इसके अलावा मोनोकल्चर हमारे पास रहता है, कि मोनोकल्चर यानी कि मोनो का मतलब सिंगल, यानी कि सिंगल ही क्रॉप का वहां पर कल्चर किया जाएगा, सिंगल ही क्रॉप की वहां पर फार्मिंग की जाएगी। एक पर्टिकुलर जो खेत है, फील्ड है, ठीक है, उसमें जब उस पर्टिकुलर क्रॉप का सीजन आएगा तब उसको ही वहां पर उगाया जाएगा, इसके अलावा खेत जो है खाली रहेगा। ठीक है, यानी कि कोई भी दूसरी फसल वहां पर बिल्कुल भी नहीं उगाई जाती। और जो मोनोकल्चर में सिंगल फसल उगाई जाती है वो बिल्कुल लार्ज स्केल में उगाई जाती है। अब ऐसा नहीं कि मोनोकल्चर कर रहे हैं तो थोड़े एरिया में कर रहे हैं, तो ये जो है बहुत बड़े बड़े एरियाज में जो है किया जाता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है मोनोकल्चर में की जाती है एक सिंगल क्रॉप के। जैसे मोस्ट कॉमनली खरीफ सीजन में कई बार देखा गया है कि राइस ही राइस जो है देखने को मिलता है भाई। ठीक है, और उसके बाद खेतों को छोड़ दिया जाता है, अगली बार फिर जो है राइस ही वहां पर उगाया जाता है। अगर रेनफेड वाली फार्मिंग हो सके तो फिर उस सीजन में भी जो है राइस उगाया जाएगा वहां पर। ठीक है, और इसके अलावा दूसरे जैसे मेज क्रॉप है, मेज क्रॉप भी जो है मोनोकल्चर में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट क्रॉप जो है मानी जाती है, जो मोनोकल्चर में लगाई जाती है। क्योंकि मेज को देखिए लगा लिया एक बार तो ग्रेन प्रोडक्शन के लिए हमने मेन खरीफ सीजन में लगा लिया उसको, उसके बाद जो है रबी सीजन में एज अ फोडर मेज भी उसे लगाया जा सकता है। ठीक है, तो मोनोकल्चर यानी कि एक ही जगह पर जो है पर्टिकुलरली वहां पर उसे क्या करना है, हमें प्लांट करना है। फिर मोनोकल्चर में कैनाबलिज्म कैसे पॉसिबल है। तो देखिए मोनोकल्चर में क्या देखा जाता है, मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो इंसेक्ट पेस्ट है वहां पर देखिए। ठीक है, तो इंसेक्ट पेस्ट वहां पर जो है एक फसल में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर देखा तो डैमेज भी ज्यादा पहुंचाया जा सकता है फसलों में। जैसे एक ही फसल लगी हुई है तो जो भी इंसेक्ट उस फसल के जो है पर्टिकुलर इंसेक्ट रहेंगे, जैसे अगर हम बात कर ले मेज क्रॉप की, तो मेज क्रॉप में जो पर्टिकुलर इंसेक्ट हमारे पास देखने को मिलेंगे, तो मान लीजिए टॉप बोरर है भाई मेज का, तो काफी डैमेजिंग पेस्ट माना जाता है। शूट बोरर है मेज का, ठीक है, वो काफी डैमेजिंग पेस्ट जो है यहाँ पर
माना जाता है, काइलोपार्टिलिस कहा जाता है शूट बोरर को। तो वो काफी डैमेजिंग पेस्ट है जो पूरी तरह से जो है प्लांट्स को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। अब मान लीजिए काफी बड़ी आपके पास फील्ड है और उस बड़ी फील्ड में जो है एक जगह पर ये फैला हुआ है, तो अगर यहाँ पर कोई दूसरी क्रॉप होती यहाँ पर, ठीक है, अगर कोई दूसरी क्रॉप यहाँ पर होती तो दूसरी क्रॉप उसको फैलने से रोक देती, क्योंकि वो उसकी प्रेफरेबल क्रॉप नहीं है। बट यहाँ पर जो है बिल्कुल सिमिलर क्रॉप जो है लार्ज स्केल में लगा दी गई है, तो इससे उसको फैलने में भी क्या रहती है, काफी ज्यादा आसानी रहती है, और आसानी से ही वो जो है पूरी की पूरी फील्ड को जो है यहाँ पर तबाह कर सकता है। तो डैमेजिंग इस तरीके से वहां पर देखी जा सकती है। ठीक है। देखिए 9 बजे से पहले, ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो है आपका देखा जाए तो जो आपका कैसा टाइम रहता है, जो टेम्परेचर जिस टाइम पर कम हो, ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर ना हो भाई, जिस टाइम पर लाइट कंडीशन जिस टाइम पर थोड़ी कैसी हो, डिम लाइट हो, तो ये सुबह के टाइम पे देखने को मिलेगी। 9 बजे के बाद जो है लाइट एक तरह से जो है पीक पे रहने लग जाती है, सूरज पूरी तरह से जो है उगने लग जाता है। तो इस समय यहाँ पर जो है एग लेइंग नहीं होती, बाकी सारी की सारी एग लेइंग जो है नाइट से लेकर के सुबह के समय तक यहाँ पर देखी जाती है, और सुबह उनको जो है अर्ली क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, ताकि कोई डैमेज वहां पर ना हो। अच्छा, प्रीति जी कह रही है सर मोनोकल्चर में कैनाबलिज्म पॉसिबल है। पॉलीकल्चर में छोटी बड़ी सब पाई जाएंगी तो तब कैनाबलिज्म पॉसिबल। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर देखा जा सकता है, बट पॉसिबल है, बट हम पहले से सेलेक्ट ही इस तरीके से करते हैं कि वो ऐसी स्पीशीज हो तो एक दूसरे को हार्मफुल ना करे, जो हार्म ना पहुंचाए एक दूसरे को। मैंने क्लासेस में काफी बार ये बात कही है कि यहाँ पर सिलेक्शन जो करना है, जब हम इंटीग्रेटेड कल्चर करते हैं फिशेज का, तब यहाँ पर सिलेक्शन सबसे मोस्ट रहता है कि हम ऐसी स्पीशीज को सिलेक्ट करें जो ना तो एक दूसरे के भोजन को खाएं, इसलिए तो हम उनको सेलेक्ट करते हैं। जो टॉप फीडर वाली है वो टॉप से खाएगी, कॉलम फीडर वाली है वो बीच से खाएगी, बॉटम फीडर वाली है जो सेडिमेंट हो चुका है फूड नीचे जो बैठ चुका है उसको खाएंगी। तो इस तरह से यहाँ पर कैनाबलिज्म का जो है क्या देखा जा सकता है, कमी देखी जा सकती है। बट मोनोकल्चर में जो है यहाँ पर कैनाबलिज्म देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है मोनोकल्चर वाली जो जहां पर रहेगा फीड उसको जो है वो एक ही जगह पर जाएंगे और उनका जो है नंबर वहां पर ज्यादा होगा। बॉटम वाली है तो सारी की सारी बॉटम में इकट्ठी हो जाएगी, तो कंपटीशन होगा वहां पर। कॉलम वाली है वहां इकट्ठी होंगी, टॉप वाली है वहां इकट्ठी होंगी। बट जब हम एक प्रॉपर रेशो के साथ जो है बॉटम वाली अलग, कॉलम वाली अलग, और जो एक तरह से टॉप वाली फिशेस को अलग अलग यहाँ पर जो है अलग अलग नंबर के अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग जब पालते हैं, तो वहां पर जो है कैनाबलिज्म कम हो जाता है, कंपटीशन जो है वहां पर कम हो जाता है। हर्षदीप शर्मा जी, देखिए थोड़ा वेट कर लीजिए, ठीक है, एक दो दिन का वेट कर लीजिए, क्योंकि बीच में आपके ये हॉलीडेज भी रहेंगे तो शायद इसकी दिक्कत भी थोड़ी हो सकती है। ठीक है, तो जो वर्किंग डेज है वो आपके ज़्यादातर काउंट किए जाते हैं इनमें, क्योंकि बाकी देखा जाए तो आपका तो है, बाकी बंद रहते हैं ऑफिस भी, अगर बात करें तो बाकी के दिनों में जो है बंद रहते हैं यहाँ पर। बाकी इंडिया पोस्ट के भी ऑफिस उस समय पर बंद रहे होंगे, बीच में जो हमारे क्या आते हैं, जो गैजेटेड हॉलीडेज वगैरह आते हैं। ठीक है, तो आपकी 6 से 7 दिन में पहुंच जाएगी वर्किंग डेज की अगर हम बात करें। देखिए जैसे मैंने पहले बताया आपको, ठीक है, तो यहाँ पर जो है कंडीशंस पर डिपेंड करता है आपका ये, ठीक है, पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ रात में ही देते हैं, सुबह तक भी वो क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। इसलिए मैंने बताया कि ये कोई फिक्स नहीं है भाई, यहाँ पर लेइंग जो है वहां पर वो फिक्स नहीं है। बट यहाँ पर ये फिक्स है कि वो ऐसे समय पर देते हैं जब जो है पर्टिकुलर लाइट की इंटेंसिटी इंटेंसिटी थोड़ी क्या हो, कम हो, ठीक है, जब उनको जो है एक तरह से काम कंडीशन मिले, रेस्टिंग वाली कंडीशन मिले, क्योंकि दिन को सारे जागे रहेंगे, इधर उधर भागे रहेंगे, जब काम कंडीशन मिलती है तो तब उस टाइम पर वो एग लेइंग करते हैं। ओके, तो इसका कोई फिक्स नहीं है भाई ऐसा। बिल्कुल हेतल जी, बिल्कुल सही भाई, ठीक है, मस्कोवी होना चाहिए भाई आपका, ठीक है। ओके, पैकी नहीं है, मस्कोवी आपका जो है सबसे बेस्ट ब्रीड है भाई। ओके, तो देखिए जितने लोग भी जुड़े हैं, अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, देखिए तो अगर वहां पर आपको किसी तरह का कंफ्यूजन रहा होगा उससे रिलेटेड, तो क्लियर है भाई कि मस्कोवी है भाई वहां पर, ठीक है।
चेंज कर लिया जाएगा, उसको देख लिया जाएगा, वहां पर वेरीफाई कर लिया जाएगा क्वेश्चन को। इंक्यूबेशन एक्सप्लेन, देखिए पर्टिकुलर इंक्यूबेशन क्या होता है, जैसे ही एग लेइंग करता है कोई भी पोल्ट्री या दूसरे जो भी बर्ड रहते हैं, जैसे डक हो गया, ठीक है, जब भी ये एग लेइंग करेंगे तो एग लेइंग करने के बाद जो है स्पेसिफिकली यहाँ पर कुछ समय बाद जो है एग हैचिंग होगी, यानी कि पर्टिकुलर कुछ दिनों बाद जो है एग हैचिंग होगी। तो वही टाइम पीरियड जो रहता है, यानी कि लेइंग से लेने के बाद, ठीक है, लेइंग से एग मिलने के बाद से जो उसका हैचिंग तक का टाइम होता है, ठीक है, लेइंग से लेकर के हैचिंग तक का जो टाइम होगा वो आपने ध्यान रखना है। लेइंग के बाद हैचिंग तक का टाइम, यानी कि जब जो है एक तरह से एग हैच होकर के उससे फिर से जो है क्या निकलेगा, इंडिविजुअल निकलेगा, ठीक है, या जो चूजा उससे पैदा होगा, उसके बीच का जो ये जो समय यहाँ पर है, ठीक है, ये जो टाइम है बीच में, इसे इंक्यूबेशन टाइम कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें प्रॉपर्ली जो है क्या करता है, जो एम्ब्रियो है वो डेवलप होकर के, एम्ब्रियो प्रॉपर्ली डेवलप होता रहता है और एम्ब्रियो जो है डेवलप होकर के वहां पर कंप्लीटली क्या तैयार करता है, उस इंडिविजुअल को तैयार करता है, ठीक है। इसमें जो है आपका ग्रोथ होती रहती है अभी। ओके, इंक्यूबेशन पीरियड में तो ध्यान रखना है आपका लेइंग से लेकर के हैचिंग तक का, यानी कि एग के टूटने तक का जो समय है कि उससे जो है न्यूबॉर्न निकलेगा, तो वो बीच का जो समय है उसमें, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, इंक्यूबेशन टाइम उसे कहा जाता है। ठीक है भाई, बुक अपलोड हो जाएगी भाई आपकी, जल्दी ही अपलोड हो जाएगी बुक। ठीक है भाई, बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो साथ ही साथ जो है आप क्वेश्चन भी यहाँ पर आंसर करते रहिए और साथ ही साथ जो है अपना क्वेश्चन भी बताते रहिए, ठीक है। तो देखिए 30 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए फिर से कह रहा हूँ एक बार, जिसका कोई डाउट आ रहा है बीच में या कोई डाउट है क्लासेस रिलेटेड तो वो कमेंट करके बता सकता है, ठीक है। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, इन अ सेमी इंटेंसिव डक फार्मिंग सिस्टम व्हाट इज द रिकमेंडेड नंबर ऑफ डक्स पर हेक्टेयर फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट। यानी कि जब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर जो है सेमी इंटेंसिव सिस्टम दिया गया है जिसे हम अर्ध गहन प्रणाली कहते हैं भाई, ठीक है, कौन सा होता है, अर्ध गहन प्रणाली होती है, सेमी इंटेंसिव सिस्टम जो है ये रहता है। तीन तरह के सिस्टम हमने यहाँ पर पढ़े थे, एक था इंटेंसिव सिस्टम, ध्यान देना आपने कौन कौन से थे भाई, इंटेंसिव सिस्टम था जहां पर जो है पॉपुलेशन ज्यादा रहती है, सेमी इंटेंसिव सिस्टम यानी कि जहां पर जो है लगभग हाफ रहती है इंटेंसिव सिस्टम की पॉपुलेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है एक फ्री रेंज सिस्टम, कौन सा आता है, फ्री रेंज सिस्टम, जिसमें जो है काफी कम पॉपुलेशन वैसे रहती है यहाँ पर नॉर्मली अगर हम बात करें। तो ये तीन तरह के सिस्टम रहते हैं हमारे पास। सबसे ज्यादा जो तकनीकियों का इस्तेमाल जहां पर किया जाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती है, वो है इंटेंसिव, ठीक है। भले ही यहाँ पर नंबर ज्यादा होता है पर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस चाहे हेल्थ केयर हो चाहे फीडिंग मैनेजमेंट, वो सबसे अच्छी तरह से यहाँ पर मिलती है अभी इंटेंसिव में। सेकेंड आता है सेमी इंटेंसिव यहाँ पर, तो सेमी इंटेंसिव में जो है यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह से जो पर्टिकुलर उसके लिए हाउस बनाया रहेगा वहां पर भी रखे जाएंगे भाई, जो भी पोल्ट्री बर्ड हो चाहे डकरी हो, ठीक है, वहां पर भी रखे जाएंगे। इसके अलावा जो है दिन दिन के कुछ समय के लिए उनको जो है बाहर रनिंग करने के लिए भी, वॉकिंग के लिए भी जो है बाहर छोड़ा जाएगा, यानी कि फ्री रेंजिंग उनसे करवाई जाएगी कुछ समय में और वापस जाकर के उनको फिर से पैक कर लिया जाएगा, उसी में शेड में उनको क्लोज कर लिया जाएगा। तो वो आता है आपका कौन सा, सेमी इंटेंसिव सिस्टम। जहां पर देखा जाए कि बिल्कुल फ्री रेंज ही वहां पर रहता है, बिल्कुल थोड़ा सा एक बाड़ा जैसा बनाया रहता है जिसमें उनको जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाए, बस इतना रहता है वहां पर मेन एम। और बाकी की जो कंप्लीट फीडिंग वगैरह रहती है वो उनकी ऐसे ही जो है चलती रहती है, नॉर्मल वे में चलती रहती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या देखे जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग देखे जाते हैं। डॉक्टर तोशी यादव जी कह रहे हैं पोकली एक्सप्लेन कर दीजिए सर। देखिए इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन भी आगे आएगा आपका, ठीक है, तो क्वेश्चन भी आगे आएगा। बाकी अगर पोकली की अगर हम बात करें, देखिए पोकली एक राइस की वेराइटी है जो मोस्ट कॉमनली कहां पर ग्रो की जाती है, वो अभी आगे क्वेश्चन में आपको आंसर देना है उसका, ठीक है, तो वहां पर डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। देखिए पोकली है आपका मोस्ट कॉमनली ये साउथ में जो है ग्रो की जाने वाली धान की वेराइटी है और काफी अच्छी वेराइटी है, हाई यील्डिंग वेराइटी है। तो और इसमें देखा जाए तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी, देखिए अगर किसी की हाई यील्ड है तो न्यूट्रिएंट भी उसको लिए अच्छे खासे चाहिए भाई, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है, इस पोकली वैरायटी के साथ क्या कर देते हैं, फिशरी करते हैं भाई वहां के लोग, ठीक है, साउथ के लोग, स्टेट नहीं बताऊंगा क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आगे हमारे पास। ओके, तो देखिए फिशरी है हमारे पास यहाँ पर। तो जो पोकली कल्चर है आपका, पोकली कल्चर का ही मतलब है कि जो पोकली धान की वैरायटी लगाई गई है उसी खेत में जो है फिशरी भी लगाई जाएगी। ये कौन सा कल्चर होता है आपका, इसे कहा जाता है एग्रीकल्चर कम फिशरी, ठीक है, इसे कहा जाता है एग्रीकल्चर कम
फिशरी। और पैडी कम फिशरी जो हम इसे स्पेसिफिकली कहते हैं। ओके, क्या हो जाएगा ये? पैडी कम फिशरी हो जाएगा ये आपका। यानी कि धान के खेत में क्या लगाया भाई? यहाँ पर इंटीग्रेटेड फिशरी जो है की गई है, मत्स्य पालन जो है किया गया है। तो पोकली जो है धान की वेराइटी है, वो ध्यान रखना है आपने। ओके, तो जब ये मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज्यादा ग्रो की जाने वाली वेराइटी है, ज्यादातर एरिया में लगाई जाती है, तो इसी में क्या कर देते हैं, इसी धान के खेत में जो है मछलियों को पाल लेते हैं, उसे जो है पोकली कहा जाता है। ओके, देखिए मोस्ट कॉमनली जो पोकली विद झींगा इन केरला, ये कहा जा रहा है, कृतिका जी कह रही है। ये देखिए जो झींगा वाला हो गया या प्रॉन्स वगैरह वाला हो गया, उसे हम एक और नाम से भी जानते हैं। अभी बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है, कौन सी स्पीशीज ग्रो करते हैं सही इसमें। देखिए मोस्ट कॉमनली ग्रास कार्प को छोड़ करके बाकी दूसरी स्पीशीज को इजिली यहाँ पर ग्रो किया जा सकता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ग्रास कार्प को छोड़ करके बाकी की सारी स्पीशीज यहाँ पर इसमें रखी जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रास कार्प क्या कर सकती है? पौधों को डैमेज पहुंचा सकती है, उसके स्टेम पोर्शन को या लीफ पोर्शन को जो है डैमेज पहुंचा सकती है। अगर देखिए जो लीफ है, लीफ शीथ को डैमेज कर सकती है, धान के स्टेम को डैमेज कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर ग्रास कार्प के अलावा दूसरी स्पीशीज जो है पाली जाती हैं। बिल्कुल भाई, भेरी। ठीक है, जो अंकित दास जी कह रहे हैं भेरी इन वेस्ट बंगाल, बिल्कुल। देखिए गोवा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या केरला की भी कुछ जगह है जहां पर जो है भेरी कल्चर किया जाता है, जिसमें जो है श्रिम्प को पाला जाता है और फिशेज को भी पाला जाता है। श्रिम्प भी रहेंगे, फिशेज भी रहेंगी। ठीक है, या अकेले अकेले भी रहते हैं, कई बार कॉम्बिनेशन में भी, बट कॉम्बिनेशन में काफी कम देखे जाते हैं। इंटीग्रेटेड कल्चर जो है फिश और श्रिम्प का काफी कम देखने को मिलता है। बट यहाँ पर देखा जाए तो जो आपका पर्टिकुलरली देखा जाए तो आपका ये जो हमारे पास देखने को मिलता है फिश कम पैडी, और इसके अलावा श्रिम्प कम पैडी। ठीक है, तो ये भेरी कल्चर के अंतर्गत भी आपका देखने को मिलता है, तो आपने ध्यान रखना है। फिर सेमी डाइजेस्टिव एक्सक्रीटा किस फिश के लिए अवेलेबल होता है? बॉटम और सरफेस, पायल शर्मा जी कह रही हैं। तो देखिए जो सेमी डाइजेस्टिव है एग्जैक्टली तो देखिए इसको अभी बता नहीं सकता मैं एग्जैक्टली, बट मोस्ट कॉमनली अगर आप देखिए जो सेमी डाइजेस्टिव टाइप होगा वो आपका हो सकता है, तो मेजरली यहाँ पर बॉटम हो सकती है वहां पर आपका, क्योंकि मोस्ट कॉमनली ज्यादातर ऐसे जो हमारे पास क्या रहते हैं एक्सक्रीटा रहते हैं, वो ज्यादातर कहाँ पर सरफेस पे ही सेडिमेंट हो जाते हैं, जो सेमी डाइजेस्टिव टाइप होते हैं। बाकी जो कंप्लीटली डाइजेस्टिव टाइप होते हैं वो आपके वाटर में ऊपर ऊपर की सतहों में भी पहले ही क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, पहले ही जो है कंप्लीटली घुल जाते हैं, बाकी जो है सरफेस पर वो बैठ जाते हैं। मैक्सिमम जो सेमी डाइजेस्टिव टाइप होते हैं सरफेस पर बैठ जाते हैं, इसलिए जो है उनको जो बॉटम फीडर, सॉरी बॉटम पे बैठ जाता है। ठीक है, तो इसलिए बॉटम फीडर जो है उनको क्या करती हैं, ज्यादातर यूज करती हैं। ओके, क्योंकि इनका जो डिग्रेडेशन है भाई वो उतना तेजी से नहीं होगा जो कंप्लीटली डाइजेस्टिबल है जितना उनका होगा। तो इसलिए जो है सेडिमेंट होते होते जैसे ये पानी में नीचे बैठ जाएंगे, तो इस समय भी जैसे जो डाइजेशन है, जरूरी नहीं सिर्फ और सिर्फ जो है एंजाइम ही क्या करेंगे, डाइजेशन करेंगे। हाइड्रोलाइसिस भी जो होती है वो भी एक तरह की क्या है, डाइजेशन ही है। कि जब पानी में वो एक्सक्रीटा डाला जाएगा तो तब जाकर के वहां पर क्या होगा भाई, उसके तरह से देखा जाए तो वो जो है बिल्कुल टूटना शुरू हो जाएगा। जो ज्यादा सोल्यूबल कंपाउंड जिसमें होंगे, जल्दी डाइजेस्ट होने वाले कंपाउंड जिसमें होंगे, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। बाकी जो नीचे बिल्कुल बॉटम में बैठ जाएंगे, यानी कि वो थोड़ा लेट डाइजेस्ट होने वाला है, लेट डिसइंटीग्रेट होने वाला है। ठीक है, बाकी क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा ये नेक्स्ट क्लास में। ओके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि ये जो सेमी इंटेंसिव सिस्टम है आपका, ठीक है, जो कैसी है, अर्धगहन प्रणाली है, तो इसमें जो है लगभग कितने डक्स को जो है यहाँ पर पाला जाता है, लगभग कितने डक्स को जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं, रियर करते हैं, पालते हैं। ओके, तो इसमें देखिए अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5000 डक्स। कितने रहेंगे, 5000 डक्स जो है यहाँ पर नॉर्मली क्या किए जाते हैं, पाले जाते हैं। और देखिए यहाँ पर जितने भी हम पालें, जैसे इंटेंसिव सिस्टम ज्यादा रख सकते हैं, इसका डबल रख सकते हैं, 7000 से 10,000 के बीच में नंबर जो है वहां पर वेरी करता है, जो आपका इंटेंसिव सिस्टम है। ठीक है, बट आपने ये ध्यान रखना है जो आप वहां पर ग्रुपिंग करेंगे वो कितनी की जाएगी भाई। जैसे ये तो हो गया कि पर्टिकुलर इतना बड़ा अगर एरिया हमारे पास है तो लगभग हम 5000 रख सकते हैं, बट जो ग्रुपिंग होगी वो कितनों कितनों की जो वहां पर होगी, नंबर क्या रहेगा उसका? बताइए भाई, जल्दी बताइए।
बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, लगभग 200 की ग्रुपिंग होनी चाहिए वहां पर, ताकि उनकी फीडिंग मैनेजमेंट या जो भी अदर मैनेजमेंट एगलिंग वगैरह करनी हो वो इजीली की जा सके। देखिए, कॉन्टैक्ट के लिए आप ऑफिशियल नंबर पर जो है कॉल कर लीजिएगा, मैं वहां पर पिक कर लूंगा भाई। ठीक है, जिसका भी कोई डाउट रहता है इससे रिलेटेड तो वो नंबर पर कॉल करके जो है जो भी फैकल्टी रहती है उनसे बात करा ली जाती है अगर कोई डाउट वगैरह रहता है आपका। ठीक है, तो आप उस वक्त कह दीजिएगा, बात करा दी जाएगी आपकी। बिल्कुल भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना है कितने हैं, 5000 डक्स है, और लगभग ग्रुपिंग जो की जानी चाहिए लगभग 200 डक्स की यहाँ पर की जानी चाहिए, ताकि इजीली उनकी मैनेजमेंट की जा सके। ठीक है, अगला देखिए, इन द इंटेंसिव सिस्टम व्हाट इज द आइडियल डेप्थ ऑफ वाटर कंटेनर फॉर डक्स टू डिप देयर बिल्स इन एंड क्लीन नॉस्ट्रिल्स। देखिए, जितने भी हमारे पास चाहे पोल्ट्री बर्ड हो या डकरी बर्ड हो, इसमें आपने देखा होगा, नोट भी किया होगा, ठीक है, कि इनमें जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं यानी कि इनके जो नाक के नथुने होते हैं वो चोंच के जस्ट बाद में देखे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे इनकी बीक है इस तरह से, तो बीक में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे इनके नथुने दिखेंगे आपको, नॉस्ट्रिल्स दिखेंगे जहां से ये सांस लेंगे। तो जब देखिए ये क्या करेंगे, बिल्कुल जो है इनको जब ये फीड करेंगे, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि इनकी चोंच काफी लंबी है, छोटी सी चोंच रहती है इनकी, तो जैसे ही जो है ये फीड करेंगे या पानी पिएंगे तो उस समय इनकी नोस्ट्रिल में वो पानी ना भरे, या जो फीड है देखिए फीड कई बार उसमें फंस जाता है थोड़ा, तो उसको क्या करते हैं ये समय समय पर जो है ये क्लीन करते हैं। ठीक है, और क्लीन करने के लिए जो है वहां पर जो वाटर कंटेनर इनके लिए हम रखेंगे उसकी जो आइडियल डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए भाई, ताकि इनकी नोस्ट्रिल अगर कभी एक तरह से कोई फूड उसमें लग जाए, कुछ लग जाए, तो वो इजीली उसको क्या कर सके, क्लीन कर सके। ठीक है, और पानी भी अच्छे से पी सके भाई, तो इसके लिए वाटर डेप्थ कितनी होनी चाहिए भाई, जो कंटेनर हम यूज करते हैं। तो पहले तो आपने ध्यान देना है जो कंटेनर हम यूज करते हैं, देखिए वो लगभग आपका पर्टिकुलरली वी शेप का होना चाहिए भाई। ठीक है, जो भी ये चोंच वाले बर्ड होते हैं इनके लिए हम क्या करते हैं भाई, बर्ड वैसे चोंच वाले ही होते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या करते हैं, वी शेप के जो कंटेनर्स है वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखिए अगर इस तरह का कंटेनर इस्तेमाल कर लिया जाएगा तो ये अच्छे से यहाँ पर खा नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छे से जो है ये कैच नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा अगर रहेगा वी शेप का तो उसमें इजीली ये कैच कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ट्रेंच टाइप होना चाहिए वी शेप का जो है यहाँ पर कंटेनर हम यूज हमें करना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर उसकी अगर देखा जाए तो जो डेप्थ होनी चाहिए कि जिससे उसकी चोंच भी साफ हो जाए और पानी भी वो अच्छे से पी ले, तो उसके लिए कितनी डेप्थ का जो है यहाँ पर रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी कह रहे हैं, मैक्सिमम लोगों का आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13 to 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है भाई, सभी का क्वेश्चन आंसर सभी का बिल्कुल राइट है। बिल्कुल पायल शर्मा जी। ठीक है, तो ब्रीड में किसकी मीट हाईएस्ट, मीट क्वालिटी किसकी है, ठीक है, डुअल में कौन अच्छा है, और एग में प्रोडक्शन में सबसे अच्छी ब्रीड कौन है, बस इतना याद रखिए आप फिलहाल, जो वेराइटी जो ब्रीड्स रहती हैं आपकी यहाँ पर। ठीक है, और ऐसे ही आपका जो डेयरी वगैरह हो गया, गोट्री वगैरह का, वहां पर भी जो उनका पर्पस है उस हिसाब से जो अच्छा है, सबसे अच्छा वहां पर है ब्रीड, उसको आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी सारी ब्रीड्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पूछा जाता है ज्यादातर यही जो हाईएस्ट वाले रहते हैं या जो थोड़े डुअल पर्पज वाले रहते हैं। ठीक है, बिल्कुल भाई, सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 13 to 15 सेंटीमीटर तक जो है होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए विच डक ब्रीड इज प्राइमरली यूज्ड फॉर हाई एग प्रोडक्शन विद सर्टेन स्ट्रेन्स लेइंग अप टू 300 एग्स पर ईयर। देखिए यहाँ पर सारी की सारी ब्रीड है हमारे पास, चारों जो मेजर ब्रीड रहती है। इसके अलावा देखिए इंडिया में एक इंडियन रनर ब्रीड भी रहती है, कौन सी है, एक इंडियन रनर ब्रीड भी है जो काफी कॉमन ब्रीड रहती है। ठीक है, इंडियन रनर ब्रीड। ये ब्रीड कैसी है, ये भी डुअल पर्पज वाली ब्रीड है, ध्यान देना आपने कैसी है, ये डुअल पर्पज वाली जो है ये ब्रीड रहती है। और जैसे पेंगुइन आपने देखो कि पेंगुइन जो है बिल्कुल एक तरह से स्ट्रेट खड़ी हो जाती है भाई। ठीक है, उसकी भी चोंच सी दिखती है, थोड़ा मुंह सा दिखता है। ठीक है, तो वैसे ही जो है इनकी भी ये हैबिट होती है कि पेंगुइन की तरह स्ट्रेट खड़े रहते हैं भाई। ठीक है, कैसे रहते हैं, बिल्कुल ये स्ट्रेट बॉडी जो है ये रख करके चलते हैं, जब दौड़ते हैं या रेस्ट करते हैं तब ये जो है एक तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इनका एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक रहता है जो इंडियन रनर्स है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक है, और ये डुअल पर्पज की है, और यहाँ पर भी देखा जाए तो लगभग 200 तक के जो है। ठीक है, 150 to 200 ये आपने ध्यान रखना है, लगभग 200 तक एग्स लेइंग जो है इनकी भी रहती है, बाकी इनमें जो है मीट प्रोडक्शन भी जो इनकी अच्छी है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया कि इनमें से ऐसा कौन सा जो है ब्रीड है जो एग प्रोडक्शन में जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, एग प्रोडक्शन जिसकी सबसे ज्यादा है, और साथ ही साथ देखा जाए तो लगभग जो एग प्रोडक्शन है वो 300 के आसपास है। ठीक है, मेजरली अगर देखा जाए तो होती तो वैसे 200 है। ठीक है, कितनी होती है, 200 होती है,
बट जो बेस्ट स्ट्रेन्स होते हैं इसके वो लगभग जो है 300 तक की एग लेइंग यहाँ पर करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हाईएस्ट क्या माना जाता है, 300 एग जो है हाईएस्ट यहाँ पर माना जाता है। ओके, देखिए डिजीज में आपने ज्यादा याद नहीं करना है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है डिजीज का उसको आपने ज्यादा ध्यान रखना है, ठीक है, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है उसका, ओके, उस पर मेजर फोकस करना है आपने, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया मस्कोवी, तो मस्कोवी हमने पहले देखा, एग लेइंग कितनी होती है भाई, लगभग 45 to 60 जो है इसके एग लेइंग कैपेसिटी है यहाँ पर, ठीक है। बाकी मीट पर्पज के लिए अच्छा माना जाता है ये, ठीक है, अच्छी ब्रीड है भाई मीट पर्पज के लिए। सेकंड आता है देखिए हमारे पास पैकिन ब्रीड आती है, तो पैकिन के लगभग कितने होते हैं 130 ऑन एन एवरेज जो है एग लेइंग इसकी कितनी है 130 है, बाकी ये जो है एक तरह का डुअल पर्पज के लिए अच्छा माने जाने वाला है। इसके बाद देखिए कौन सा आता है, रोनेन हमारे पास देखने को मिलता है, ठीक है। तो जो रोनेन है, रोनेन का लगभग जो है यहाँ पर 90 एग्स जो है ये क्या करता है, ले करता है, ठीक है। तो इसकी कैपेबिलिटी कितनी है 90 एग्स की है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका खाकी कैंपबेल है भाई, ठीक है, खाकी कैंपबेल जो ब्रीड रहती है इसकी जो है हाईएस्ट एग लेइंग कैपेसिटी जो है एमंग इन स्पीसीज में जो है देखी जाती है, तो लगभग कितनी रहती है यहाँ पर 300 एग्स तक की इसकी जो है एग प्रोडक्शन यहाँ पर देखी जा सकती है। स्पेसिफिकली देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ये आपके पर्टिकुलरली जैसे मस्कोवी डक है, पहले मैंने आपको बताया, ध्यान रखना है इसे बर्बेरी डक भी कहा जाता है, ठीक है, बारबेरी डक के नाम से भी जो इसे जाना जाता है जो मस्कोवी डक है, ठीक है। बाकी पेकिन डक की अगर पहचान की बात करें हम तो देखिए पेकिन डक आपको दूसरे किसी कलर में नहीं मिलेगा, ये प्योर व्हाइट कलर में, कंप्लीट व्हाइट कलर में ही ज्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है, सिर्फ इनमें व्हाइट कलर ही रहता है। बाकी रोनेन हो गया, ठीक है, रोनेन में देखा जाए तो इसमें जो है कैसा होता है, कलर इसका थोड़ा ग्रे होता है, बॉडी कलर तो है ग्रे होता है, बाकी इसकी जो है ग्रीन नेक होती है। तो ऐसे जो कुछ स्पेसिफिक है इनको थोड़ा ध्यान देना, जैसे ग्रीन नेक इसकी देखी जाती है, यानी कि गर्दन थोड़ी चमकीली सी नीली सी इसकी होती है, बाकी बॉडी तो ग्रे होती है पूरी। और इसके अलावा देखा जाए तो जो ये पैकिन है देखिए, ठीक है, पैकिन हमने देखा कि व्हाइट है। मस्कोवी कैसे होते हैं अभी, मस्कोवी के जो इनका मुंह वाला पोर्शन होता है, जो आंखों के आसपास वाला पोर्शन होता है वो थोड़ा उभरा हुआ होता है, ठीक है, थोड़ा स्वेलोड सा पोर्शन आपको वो लगेगा और फ्लैशी सा पोर्शन होता है भाई वो, ठीक है। तो इससे जो है इनको पहचाना जा सकता है, कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो इनके रहते हैं। डॉक्टर तोशी यादव जी, ठीक है, पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया, ठीक है। जो आपकी ब्रीड रहेगी वहां पर मस्कोवी रहेगी, ओके। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया भाई, वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है, कौन सी रहेगी वहां पर, मस्कोवी रहेगी जो टॉप है आपका, ठीक है। तो मीट प्रोडक्शन में टॉप कौन सी हो जाएगी, मस्कोवी हो जाएगी, और एग प्रोडक्शन में जो टॉप कौन सी हो जाएगी, खाकी कैंपबेल ब्रीड जो है यहाँ पर एग प्रोडक्शन में टॉप हो जाएगी। बिल्कुल देखिए नीलम जी कह रही है रेड कलर के, बिल्कुल रेड कलर का फ्लैशी जो है उनमें उभार देखा जा सकता है आंखों के आसपास में। देखिए ये तो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा भैया रागिनी जी, ठीक है, जितने भी हमारे पास जो है कॉजल ऑर्गेनिज्म है या बाकी जो है ये आपको याद ही करना पड़ेगा। बाकी देखिए डेटा याद करने का इजी वे अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको ये कम कर देना है भाई, ठीक है, कि जितनी भी क्रॉप्स है सारी की सारी क्रॉप्स का डेटा नहीं पढ़ना है, जो मेजर उनके क्रॉप के ग्रुप हैं उनको आपने स्टडी करना है, ठीक है। जैसे सीरियल्स टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो आपका पल्सिस टोटल प्रोडक्शन, इसके अलावा देखा जाए तो अलग ऑयलसीड टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसे आप जो है याद करना, बाकी अगर एक एक क्रॉप आप नहीं कर पा रहे हैं पर्टिकुलरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए हमारे पास, विच डिजीज इन डक्स इज कॉज्ड बाय हर्पिस वायरस एंड हैज नो ट्रीटमेंट बीइंग प्रिवेंटेबल ओनली बाय वैक्सीनेशन एट 8 to 12 वीक्स। देखिए हर्पिस वायरस के कारण जो है एक डिजीज देखी जाती है, किसमें, डक्स में देखी जाती है, बतखों में देखी जाती है, तो वो कौन सी है, जिसका अगर एक बार वो डिजीज फैल जाए तो उसके बाद उसका इलाज नहीं होता। इसके लिए पहले ही जो है लगभग जब 8 से 12 हफ्तों तक के जो है डक्स रहते हैं उसी समय जो है उनको जो है वैक्सीनेट कर दिया जाता है, ठीक है, उनका टीकाकरण कर लिया जाता है। तो ऐसा कौन सा है भाई यहाँ पर, देखिए बाकी जितना ज्यादा बताऊंगा आपको, सामने सामने जितने आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, जितने आपके डाउट आएंगे क्लियर होंगे, ठीक है, उसी हिसाब से जो है आपको उतना ज्यादा याद रहने वाली है चीज, चाहे हम डेटा की बात करें चाहे जो है इन क्वेश्चंस की बात करें, हम जो नेम रहते हैं या अलग रहते हैं। जैसे कि इसमें अगर हम बात करें राइट आंसर क्या है अभी आपका, बिल्कुल सभी का राइट आंसर यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन ए ऑप्शन ए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, डक प्लेग हो जाएगा, ठीक है। डक प्लेग किसके कारण होता है, हर्पिस वायरस के कारण, ठीक है, किसके कारण होता है ये, हर्पिस वायरस के कारण जो है डक प्लेग देखा जाता है।
बाकी देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है भाई, हमारे पास नेक्स्ट दिया गया है डक कॉलेरा। ठीक है, तो ये पास्चुरेला के कारण जो है देखा जाता है। किसके कारण होता है? पास्चुरेला के कारण जो है डक कॉलेरा यहाँ पर देखा जाता है, मल्टोसीडा। ठीक है, पास्चुरेला मल्टोसीडा के कारण जो है क्या देखा जाता है भाई? कॉलेरा डिजीज होगी। ठीक है, फिर देखिए कॉलीबेसिलोसिस। ठीक है, तो कॉलीबेसिलोसिस कॉली टर्म यहाँ पर आई तो ध्यान रखना आपने, किससे होता है? एसर्शिया कोलाई से होता है। ये किससे होती है ये डिजीज? एसर्शिया कोलाई से जो है ये डिजीज देखी जाती है। बाकी बोटुलिज्म है तो देखिए आप जानते हैं क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम के कारण जो है ये होता है भाई। ठीक है, किस कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलाइनम के कारण जो है ये होता है। तो देखिए ऐसे जो आप क्या करेंगे, इनको याद रखिए जितने जो है यहाँ पर कॉजल ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये सारी की सारी मेजर डिजीजेज है भाई। ठीक है, जो मेजर डिजीज लगती है। इसके अलावा देखा जाए तो एफ्लाटॉक्सिकोसिस भी देखी जाती है अभी, जो अफ्लाटॉक्सिन या जैसे ग्राउंडनट अगर कंज्यूम कर ली, ग्राउंडनट वाला फीड कंज्यूम कर लिया जिसमें क्या था भाई? अफ्लाटॉक्सिन था, तो उससे अफ्लाटॉक्सिकोसिस हो जाता है अभी उनमें। ठीक है, तो ऐसी जो है कुछ मेजर मेजर जो डिजीजेज हैं उनको आपने जो है याद रखना है, कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो याद रखना है वहां पर आपने। क्लियर है भाई? बिल्कुल देखिए। ठीक है, पायल जी जो आपके ये क्वेश्चन है ये लास्ट में जब आपका ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तो कंप्लीटली हम लाइव सेशन के माध्यम से ही मैक्सिमम सारे के सारे क्वेश्चंस को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, सभी को जो है डिस्कस किया जाएगा, और पीवाईक्यू भी इसी में कुछ इंक्लूडेड रहते हैं जो आपके सिलेबस में यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। अगर ऐसा ही पर्टिकुलर दूसरे सिलेबस या दूसरे एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, तो वहां से छांट करके इनमें भी क्वेश्चन रखे जाते हैं आपके। ठीक है, तो वो आपने थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। बाकी ये सिलेबस जो है आपका बिल्कुल अलग है, तो इसके जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफी कम मिलेंगे आपको दूसरे एग्रीकल्चरल एग्जाम में या किसी भी दूसरे एग्जाम में, वो कम देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर कंप्लीटली आपके लिए बनाए जा रहे हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन है जैसे ब्रीड रिलेटेड, दूसरे जो लाइव स्टॉक रिलेटेड है वो दूसरे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। ब्रीड रिलेटेड पूछा जाता है, अच्छी ब्रीड कौन सी है, लैक्टेशन क्या है, तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पर भी बना करके आपके लिए ले आए जाते हैं। रोहित कुशवाहा जी कह रहे हैं हिंदी मीडियम। देखिए तो आप देख सकते हैं मैं हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ, बाकी यहाँ पर कंप्लीटली मेंशन भी किया गया है। अगर आपने पहले वाली क्लासेस जो है सही से अटेंड नहीं किया तो उनको पहले अटेंड कर लीजिए सही से, और फिर उसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप डाउट सेशन में आकर के पूछ सकते हैं भाई रोहित जी। ठीक है, निकिता जैन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे कि जितना हो चुका है सिलेबस। देखिए जो डाउट सेशन वाले हैं तो यहाँ पर कोई ज्यादा क्वेश्चन नहीं है अभी तक। देखिए हमने यहाँ पर आज हमारा 5वां डाउट सेशन है इसमें भाई। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस डाउट सेशन में हम कितने कितने करते हैं, 30-30 क्वेश्चन तो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है आपके। ओके, ये आपने ध्यान रखना, और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा देखिए यहाँ पर सारा का सारा बताया जा रहा है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसके अलावा जो है और मैक्सिमम तो आपको सारा चीजें पढ़नी है भाई, क्योंकि कुछ कंसेप्ट भी आपको समझना है, तो कंसेप्ट समझने के लिए हमें किताब पढ़नी पड़ेगी भाई। जो नोट्स हैं पूरे के पूरे वो पढ़ने पड़ेंगे। बाकी बिल्कुल जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए जो है ये हमारे लिए डाउट सेशन है भाई, यहाँ पर डाउट क्लासेस हैं। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर 30-30 क्वेश्चन ही रहते हैं, 3-4 क्लासेस के 30-30 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड जो टॉपिक है बाकी ये वाले ये इंपॉर्टेंट है बस। ठीक है, ओके भाई, पीवाईक्यू मेंशन कर दिए जाएंगे आगे से इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए हमारे पास। ठीक है, इसका देख लिया था भाई हमने, डक प्लेग रहेगा राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है क्या रहेगा? डक प्लेग रहेगा। अगला देखिए, व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मस्कोवी डक्स कंपेयर टू अदर कॉमन ब्रीड लाइक पेकिन। देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी आपके लिए। यानी जो मस्कोवी डक्स है उनका इंक्यूबेशन पीरियड, जैसे अभी मैंने पहले भी बताया इंक्यूबेशन पीरियड होता क्या है, यानी कि जब लेइंग हुई एग की, जब लेइंग की गई उनके द्वारा, डक्स के द्वारा जब एग लेइंग की गई, तो एग लेइंग के बाद से जो है वहां पर पर्टिकुलरली हैचिंग तक भाई, ठीक है, हैचिंग तक का जो बीच का समय था, ठीक है, जिसमें कंप्लीट जो है वहां पर क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वगैरह हुई, और जो एक तरह से कंप्लीट एम्ब्रियो डेवलप होकर के जो है एक नया इंडिविजुअल तैयार हुआ। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है इसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसे कहा जाता है। तो इस इंक्यूबेशन पीरियड में अगर हम बात करें तो लगभग सभी डक्स की अगर हम बात करते हैं तो 28 दिन का रहता है भी ऑन एन एवरेज। ठीक है, ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है अभी, कितना रहता है? 28 दिनों का रहता है। 28 डेज में जो है एग हैच करके उसमें से नए बतख जो है निकल जाते हैं भाई। बिल्कुल भाई, ठीक है, जो क्लासेस हो रही हैं वही सेम आपको जो है बुक में एक अच्छी तरह से कंपाइल्ड फॉर्म में आपको मिल जाएगा।
ठीक है, वो बुक में वही मैटर, बाकी अगर कोई अपडेट होता है तो वो लाइव सेशन में बता दीजिए, बाकी बुक जो है फुल्ली अपडेटेड मिलेगी और फाइनल डेटा के साथ आपको मिलेगी। ठीक है, बताइए भाई। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया कि इंक्यूबेशन पीरियड जो है मस्कोवी डक का क्या रहता है दूसरे जो कॉमन डक्स रहते हैं उनके कंपैरिजन में। जैसे एक पैकिन ही बता दिया गया भाई, पैकिन का कितना रहता है, पैकिन के कंपैरिजन में कितना रहता है इसका। ऑप्शन सी कह रहे हैं सारे के सारे, एन 30 to 35 डेज वर्सेज, बिल्कुल भाई ठीक है। कितना होता है यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ये। यानी कि अगर हम बात करते देखिए यहाँ पर सभी डक्स की तो लगभग जो है 28 डेज जो है एवरेज रहता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें देखिए जो आपके पर्टिकुलरली मस्कोवी डक्स रहते हैं, ध्यान देना है मस्कोवी डक्स एकमात्र ऐसे ब्रीड है डक्स की जिसमें जो है लगभग 35 दिन है, ठीक है, लगभग 35 दिन का क्या होता है यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड जो है यहाँ पर देखा जाता है। ओके, तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब तो आप नहीं भूलेंगे, तो अगर डाउट सेशन किसी ने नहीं अटेंड किया या बाद में भी नहीं देखता तो उसको ये पता नहीं लगने वाला या इस चीज पर वो ध्यान देने वाला नहीं है। तो इसलिए डाउट सेशन जो है अटेंड कीजिए, सामने सामने जब आपके पास जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूरा पूरा पढ़ा जाएगा, बताया जाएगा, ये चीजें बताई जाएगी तब आपको याद रहेंगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते देखिए, व्हाट इज द करेक्ट ड्रेक टू डक रेशो फॉर मीट प्रोड्यूसिंग ब्रीड्स। देखिए प्रीवियस भी हमने क्लास की थी तो उसमें भी जो आपको थोड़ा कंफ्यूजन था, तो क्लियरली देखिए क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है कि कितना जो है यहाँ पर देखा जा सकता है। टेबल में देख लीजिएगा भाई, ठीक है, पायल शर्मा जी, जो टेबल लास्ट में मेंशन है दो ब्रीड का जहां पर कंपैरिजन है वहां पर शायद मेंशन होगा आपका, अगर नहीं है तो यहाँ से हम जो है कंप्लीटली अभी जान चुके हैं इसके बारे में, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ बार बार कि एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहना कि या तो हम सिर्फ वही नोट्स ही पढ़ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ हम लाइव डॉट सेशन ही देख रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ यही देखेंगे तो नोट्स वाली क्लासेस वाला जो है कंटेंट वो छूट जाएगा, सिर्फ वही देखेंगे तो कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं वो छूट जाएंगे। तो इसलिए कोर्स में सारी चीज़ें इंक्लूड इसीलिए की जाती हैं कि जो आपका कंप्लीट जानकारी आपको मिले, ऐसा नहीं कि बार बार एक ही तरह की जो है जानकारी हर जगह पर मिलती रहे। मॉक टेस्ट में आपको कुछ और क्वेश्चन देखिए मिलेंगे, ठीक है, उसमें रिलेटेड रहेंगे इसी से, टॉपिक यही रहेगा, क्वेश्चन लेवल कुछ और रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन टाइप कुछ और रहेगा। बाकी अगर हम डेली क्लासेस की बात करें तो डेली क्लासेस की जो क्विज होती है देखिए वो बिल्कुल जो है क्लास बेस पे रहती है, इजीली आप उसको सॉल्व कर पाते हैं। जो यहाँ पर है यहाँ थोड़ा टफ लेवल रहता है, मॉक टेस्ट में थोड़ा और उससे टफ लेवल रहेगा, बाकी चीजें वही होंगी, ठीक है। ओके भाई, ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि कौन सा, ड्रेक टू डक रेशो, ठीक है, ड्रेक टू डक, ड्रेक किसे कहते हैं, फीमेल जो डक रहती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक तरह से ड्रेक कहते हैं। तो ड्रेक टू सॉरी जो मेल रहता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्रेक कहते हैं। तो ड्रेक टू जो डक रेशियो रहता है वो कितना है भाई आपका, 1:4:5 रहता है। कितना होता है, 1:4:5, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारे पास, ठीक है। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, विच टाइप ऑफ एक्वाकल्चर इन्वॉल्व्स फार्मिंग एक्वेटिक स्पीशीज इन वाटर दैट इज अ मिक्स ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर। बताइए, अगर हम जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फिश फार्मिंग कर रहे हैं या फिशरी कर रहे हैं और वहां पर ऐसे पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें कुछ सी वाटर भी है, कुछ उसमें फ्रेश वाटर भी है, ठीक है, तो ये तो एक तो नेचुरल वे से किया जा सकता है कि जो सी कोस्ट है वहीं पे जो है क्या कर लिया भाई, पास में कर लिया, उसमें जो है समुद्र का पानी भी आ रहा है, कुछ फ्रेश पानी भी डाल दिया। एक क्या हो सकता है कि अलग से इसके लिए एनक्लोज हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, टैंक्स वगैरह बना सकते हैं जिसमें कुछ सी वाटर रहेगा, कुछ फ्रेश वाटर रहेगा। तो जब ऐसा मिक्सचर यूज किया जाता है तो उस कल्चर को हम क्या कहते हैं भाई। ऑप्शन दिया गया देखिए, इनलैंड एक्वाकल्चर कहा जाता है या ब्रैकिश वाटर या मैरी कल्चर या मिथेलिन एक्वाकल्चर। तो देखिए इनलैंड जो एक्वाकल्चर है यहाँ पर हम फ्रेश वाटर का यूज करते हैं, ध्यान देना है किसका यूज करते हैं, फ्रेश वाटर का यूज किया जाता है जो इनलैंड कल्चर है, जैसे कि पॉन्ड वगैरह हो गए, रिवर्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो फ्रेश वाटर सोर्सेज होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद बात करें अगर देखिए हम यहाँ पर किसकी, एक्वाकल्चर में ब्रैकिश वाटर की, तो ब्रैकिश वाटर आपका क्या होता है भाई, मिक्सचर होता है किसका, फ्रेश वाटर और सी वाटर का, ठीक है, ये होता है आपके पास मिक्सचर देखा जाता है, फ्रेश वाटर और सी वाटर का मिक्सचर देखा जाता है। ओके, तो इसका तो राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रैकिश वाटर हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट समझते हैं देखिए मैरी कल्चर को। तो मैरी यानी कि मैराइन, मैराइन टर्म किसके लिए यूज करते हैं भाई, समुद्र के लिए यूज करते हैं। तो जहां पर सिर्फ और सिर्फ सी वाटर का यूज होगा, ठीक है, किसका,
सी वाटर का जहां पर सिर्फ और सिर्फ यूज होता है वो आपका क्या होता है भाई, मैरीकल्चर होता है। ज्यादातर ये समुद्र के किनारे ही हम छोटे छोटे चैम्बर्स वगैरह बना करके कर देते हैं इस कल्चर को। इसके बाद आता है देखिए आपका मिथैलिन एक्वाकल्चर। तो मिथैलिन एक्वाकल्चर की अगर देखिए हम बात करें तो यहाँ पर आपका ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो सी वाटर और दूसरा जो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। ठीक है, तो सी वाटर और फ्रेश वाटर में अगर हम यहाँ पर इसकी सैलिनिटी के लेवल की अगर बात करें तो जिसमें इंटरमीडिएट सैलिनिटी पाई जाती है किसकी, सी वाटर और फ्रेश वाटर से इंटरमीडिएट सैलिनिटी जहां पर देखने को हमें मिले, तो ऐसा जो कल्चर है, ठीक है, इंटरमीडिएट कल्चर जिसे हम कहेंगे एक तरह से, ठीक है, कौन सा, इंटरमीडिएट, ये आपने ध्यान रखना है। जो ब्रैकिश वाटर है ये मिक्स कल्चर है, ये जो है इंटरमीडिएट कल्चर है, ठीक है, जो इसकी मिक्सिंग का इंटरमीडिएट होगा उस लेवल की सैलिनिटी में जब हम क्या करते हुए यहाँ पर कल्चर करेंगे इसको, तो वो क्या कहलाएगा आपका, उसे कहा जाता है मिथैलिन एक्वाकल्चर। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, मिथैलिन एक्वाकल्चर जो है वो कहलाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहाँ पर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बिल्कुल भाई, ठीक है। सैलिनिटी क्या होता है आपका, पर्टिकुलर जो सॉल्ट का लेवल क्या है भाई, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन क्या है। मोस्ट कॉमनली यहाँ पर देखा जाए तो आपका वेरी करता है लगभग 5 to 18 जो पार्ट्स पर ट्रिलियन, ठीक है, 5 to 18 पार्ट्स पर ट्रिलियन, इस लेवल तक की सैलिनिटी के अंतर्गत जो कल्चर किया जाता है वो आपका मिथैलिन एक्वाकल्चर कहलाता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए इन पॉलीकल्चर ऑफ इंडियन मेजर कार्प व्हाट इज द रिकमेंडेड स्टॉकिंग रेशियो ऑफ कैटला, रोहू एंड मृगाल। देखिए तीन हमारे पास दी गई हैं। इन 3 स्पीशीज कल्चर जब हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं तो हमें क्या रेशियो जो है यहाँ पर इनका बना करके रखना है। तो 3 दी गई हैं, एक है हमारे पास काटला, देखिए ठीक है, कौन सी दी गई है, काटला दी गई है। तो आप जानते हैं ये कैसी है, यह सरफेस फीडर हमारे पास कौन सी रहती है भैया, ये रहती है सरफेस फीडर। दूसरा है देखिए रोहू, तो ये कैसी होती है हमारे पास, ये होती है कॉलम फीडर भाई, ठीक है, कैसी होती है, कॉलम फीडर होती है। ओके, और इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें मृगाल हो गया, तो जो मृगाल है ये कैसी होती है, ये होती है बॉटम फीडर। तो देखिए इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कि तीनों तरह की हमारे पास क्या है, तीनों तरह की प्रजातियां हैं। जब हम इन तीनों प्रजातियों का यानी कि 3 स्पीशीज कल्चर जब हम परफॉर्म करते हैं तो उस समय कितना रेशो जो हमें रखना है इनका, बताइए भाई, कितना रेशो जो है रखा जाएगा। मैक्सिमम लोगों का आ रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तो राइट हो जाएगा भाई सभी का। ठीक है, ध्यान रखना आपने, काफी सही भाई। ठीक है, जैसे कि आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 3:6:1, ठीक है, ये रेशो जो है यहाँ पर रखा जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये ऐसी मछलियां हैं जैसे सरफेस फीडर में जो है क्या हो गया, काटला काटला हो गया, और कॉलम फीडर में जो है रोहू हो गया, लेबियो रोहिता जिसे कहा जाता है, बॉटम फीडर में जो है मृगाल हो गया। और ऐसी हैं जो एक दूसरे को क्या नहीं पहुंचाती, नुकसान जो है यहाँ पर ये नहीं पहुंचाती, और अपने अलग अलग लेवल से जो क्या कर रही हैं, ये फूड को जो है ग्रास्प कर रही हैं। तो इस तरीके से इनका जो रेशो है लगभग कितना रखा जाता है। जो सरफेस फीडर है यहाँ पर जो है आपकी 3 रहेंगी, ठीक है, और 6 जो है यहाँ पर क्या रहेंगी आपकी, जो है बॉटम फीडर है, और एक जो है क्या रहेगी यहाँ पर, सॉरी 6 जो है कॉलम फीडर और एक जो है यहाँ पर बॉटम फीडर। ठीक है, तो इस तरीके से रेशो यहाँ पर 3:6:1 का रेशो जो है यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। ठीक है, एक्चुरीन एंड एक्चुरीन कल्चर एंड मिथेलिन कल्चर दोनों में फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों मिक्स होते हैं। देखिए यहाँ पर मिक्सिंग की जाती है, बट जो लेवल है देखिए सैलिनिटी का वो इंटरमीडिएट रखा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके, या ऐसे रिसोर्सेज जहां पर जो है आपको इंटरमीडिएट सैलिनिटी का वाटर मिले वहीं से जो है डायरेक्ट वाटर लिया जाता है, जरूरी नहीं कि मिक्स करके ही इसे तैयार किया जाए। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है कि मिक्स करके ही इसे तैयार किया जाता है, मिक्स करके तैयार किया जा सकता है। बाकी जो है ऐसे ही रिसोर्सेज से लिया जाता है जो इंटरमीडिएट यहाँ पर सैलिनिटी कंटेन करता हो पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए विच इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम अल्टरनेट राइस कल्टीवेशन विद श्रिम्प फार्मिंग एज प्रैक्टिस्ड इन केरला। बताइए भाई यहाँ पर, देखिए क्या पूछा गया हमसे यहाँ पर कि विच इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग सिस्टम अल्टरनेट्स राइस कल्टीवेशन विद श्रिम्प्स फार्मिंग एज प्रैक्टिकल और एज प्रैक्टिस्ड इन
केरला। देखिए केरला स्टेट में किया जाता है भाई, ये एक तरह का इंटीग्रेटेड कल्चर है ये, जहां पर हमें क्या देखने को मिलता है भाई, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि जो राइस कल्टीवेशन जहां पर की गई है, ठीक है, राइस कल्टीवेशन जो है श्रिम्प फार्मिंग के साथ में की जाती है, श्रिम्प भी वहां पर रखे जाएंगे और साथ ही साथ देखा जाए तो वहां पर जो है आपका पर्टिकुलरली क्या है आपका जो मछलियां भी कई जगह पर जो है रखी जाती है, ठीक है, मछलियों की भी पालना करते हैं और श्रिम्प्स की भी जो वहां पर पालना की जाती है। बिल्कुल सही, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पोकली कल्चर हो जाएगा, ठीक है, कहां पर हो जाएगा, पोकली कल्चर जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर इसका। ओके, बाकी भेरी जो है कहाँ पर यूज होता है, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल की जब हम बात करेंगे यहाँ पर वेस्ट बंगाल हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, इन जगह पर, और कुछ कुछ जगह जो है केरला की भी रहती है, उसमें वहां पर क्या किया जाता है, भेरी कल्चर जो है किया जाता है, ठीक है। और एक देखिए रेसवे कल्चर होता है, यानी कि इस तरह की जो है स्ट्रीम्स रहती हैं, उसमें जो है पानी चलता रहता है और उसमें जो है मछलियों को क्या किया जाता है, पाला जाता है, ठीक है, मछलियां भी उसी के साथ साथ जो है मूव करती रहती है या रेस्ट करती रहती हैं। ओके, केज कल्चर रहता है हमारे पास, यानी कि जहां पर जो है पर्टिकुलर कोई बड़ी वाटर बॉडी है, बट जो मछलियां वो केज में रखी जाएंगी, केज को जो है वाटर बॉडी के अंदर या टैंक के अंदर जो भी वाटर बॉडी है, ठीक है, उसके अंदर जो है उसको एमर्ज किया जाएगा, वो इसलिए किया जाता है ताकि वो एस्केप ना हो, वहां से भागे ना, बाकी पानी के अंदर ही वो रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की डिसएडवांटेज ऑफ मोनोकल्चर इन एक्वा कल्चर। देखिए ये आपको बताना है यहाँ पर कि मत्स्य पालन में मोनोकल्चर का मुख्य नुकसान जो है क्या है, ये आपको बताना है भाई। मोनोकल्चर करने का जो एक तरह का यहाँ पर डिसएडवांटेज देखी जाएगी कि अगर हम एक ही तरह की, या तो हम सरफेस फीडर ही यूज कर रहे हैं, बॉटम फीडर ही यूज कर रहे हैं, या कॉलम फीडर ही यूज कर रहे हैं, तो उसकी एक हमें हानि देखने को मिलेगी, वो क्या है, इजी सेलेक्टिव हार्वेस्टिंग यहाँ पर है भाई, ठीक है, कि वहां पर जो इजीली हम क्या कर सकते हैं, हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। ओके, या इसके अलावा देखिए ग्रेटर रिस्क ऑफ डिजीज और ब्रेक की डिजीज जो है वहां पर फैल सकते हैं, कि एक में फैली तो सभी में जल्दी फैल जाएगी, या ग्रेटर कंट्रोल ओवर साइज एंड एज, कि यहाँ पर जो हम साइज और एज के आधार पर जो है वहां पर इजीली उन पर निगरानी वगैरह रख सकते हैं सही से, ठीक है, कि अगर कोई यहाँ पर ज्यादा नंबर उनका कितना, उसको इजीली जो है कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है, साइज क्या है, एज क्या है, उसको इजीली हम देख सकते हैं क्योंकि साइज में उनमें वेरिएशन होगी, या सिंप्लीफाइड हो जाती है उसको फीड प्रोवाइड करना। बताइए इनमें राइट आंसर जो है क्या रहेगा, डिसएडवांटेज क्या है भाई, यहाँ पर नुकसान और क्षति जो है यहाँ पर क्या देखी जाती है। बिल्कुल भाई, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रेटर रिस्क ऑफ डिजीज आउटब्रेक, ये सबसे बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। बाकी देखिए यहाँ पर इजी हार्वेस्टिंग रहती है क्योंकि सिलेक्ट नहीं करना पड़ता कि चलो इस ब्रीड को छांटते हैं, इस वैरायटी को छांटते हैं, इस फिश को छांटते हैं, तो वो पॉलीकल्चर में रहेगा कि अगर जो डिमांड होगी काटला चाहिए तो काटला है, मृगाल चाहिए तो मृगाल निकालनी पड़ेगी। यहाँ पर कोई नहीं है, सिंगल डिमांड आएगी, सिंगल जो आप क्या करना है, हार्वेस्ट करना है, सिलेक्शन करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। थैंक यू भाई पायल जी, बाकी आप सही से देखिए, सारी की सारी क्लासेस वगैरह देखते रहिए, बाकी जो भी डाउट है देखिए, ये मैं हर क्लास में कहता हूँ और हर डाउट सेशन में कहता हूँ, ठीक है, कि बार छोटी मोटी कोई भी मिस्टेक अगर रह जाती है, तो अगर डाउट आता है किसी का उससे रिलेटेड, तो सभी के लिए वो क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए जो भी डाउट्स आते हैं किसी के भी तो वो बताया करिए, ठीक है, क्योंकि अगर माइनर सी मिस्टेक अगर रह जाती है तो वो अच्छा नहीं रहता, फिर इसलिए जो है आप बताते रहिएगा, जो भी कोई बीच में अगर इसी तरह का कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आता है, सवाल आता है या कोई डाउट आता है, ठीक है, क्योंकि उससे से फिर चीज़ें क्लियर होती है भाई। चलिए भाई, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है, सिंप्लीफाइड फीडिंग भी वहां पर होती है भाई, ये भी हम जानते हैं, तो ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये सारे के सारे फायदे हैं। अगला देखिए, द इंडियन पॉलीकल्चर विद 6 स्पीशीज विच फिश इज स्टॉक्ड एट द लोएस्ट रेशो। देखिए जब हम क्या करते हैं भाई, 6 स्पीशीज पॉलीकल्चर जब किया जाता है, क्लास में भी मैंने अच्छे से आपको बताया इसके बारे में, ठीक है, तो तब जो है वहां पर सबसे कम किस फिश का रेशो जो है रखा जाता है, कातला का, सिल्वर कार्प का, ग्रास कार्प का, या कॉमन कार्प का, कौन सी जो है सबसे कम रेशो किस फिश का रखा जाएगा जब हम 6 स्पीशीज जो है यहाँ पर इंटीग्रेटेड कल्चर इनमें करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही भाई, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखना आपने, कौन सा, जो ग्रास कार्प है वो यहाँ पर क्या की जाती है, काफी कम यूज की जाती हैं, ग्रास कार्प का रेशियो जो है सबसे कम यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। ओके, ये आपने ध्यान रखना है, सबसे कम रेशियो किसका है, ग्रास कार्प का मेंटेन किया जाता है, ताकि वो सारे के सारे प्लैंक्टन्स वगैरह को ही क्लियर ना करे, क्योंकि बाकी को भी जो है यूज उन्हें करना है, ठीक है।
आगे बात करते हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड वाटर कल्चर स्पीशीज इन एक्वा कल्चर। इनमें से जो है कौन सी कोल्ड वाटर कल्चर स्पीशीज है, यानी कि जो एक तरह से बिल्कुल अलग से देखा जाए तो बिल्कुल ठंडे पानी में जो है एक तरह से जो रह सकती है। बताइए यहाँ पर तिलेपिया हो गया, ट्राउट हो गया, कैटफिश हो गया या रोहू हो गया। बताइए भाई। देखिए ज्यादा रेशो जो है हमेशा आपका ध्यान रखना है, ज्यादा रेशो हम ज्यादातर फॉलो करते हैं जो कॉलम फीडर होती है, ठीक है, वहां पर जो है ज्यादा रेशो रखा जाता है कॉलम फीडर का। ओके, क्योंकि कॉलम फीडर की जो रीच है थोड़ी बहुत उनकी टॉप के लिए भी रहती है, थोड़ी थोड़ी बहुत रीच जो है उनकी बॉटम के लिए रहती है, अगर कभी स्कार्सिटी भी हो, ठीक है, तब जाकर के वो इजीली जो है फीड कर सकती हैं, ठीक है, माइन्यूट रीच जो है उनकी देखी जाती है। ठीक है, बिल्कुल सही भाई, सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर, कौन सी हो जाएगी, ट्राउट हो जाएगी, ठीक है, जो ट्राउट है वो कोल्ड वाटर कल्चर के लिए जो है यहाँ पर इफेक्टिव स्पीशीज जो है मानी जाती है, सूटेबल स्पीशीज मानी जाती है। ओके, चलिए अगली बात करते हैं, देखिए इन इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग विच कॉम्बिनेशन बेनिफिट्स फिश पॉन्ड्स बाय इंक्रीजिंग प्लैंकटन ग्रोथ थ्रू ड्रॉपिंग। देखिए यहाँ पर क्या किया जाता है, जब भी हम इंटीग्रेटेड कल्चर करते हैं फिशरी के साथ, तो वहां पर एक तरह का हमारे पास क्या फायदा होता है कि जो ड्रॉपिंग्स वगैरह यूज की जाती हैं, जो एक्सक्रीटा यूज किया जाता है उन पक्षियों का, ठीक है, जो एक्सक्रीटा यूज किया जाता है, ओके, वो डायरेक्ट कहां पर हम डालते हैं, जो पॉन्ड्स रहते हैं वहां पर डाला जाता है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, मछलियां हैं। तो यहाँ पर जो है कौन सा बेनिफिट, ठीक है, कहां पर जो है ये बेनिफिट हमें देखने को मिलता है, कि जिसके कारण क्या होता है, जो ड्रॉपिंग्स है वो पानी में मिल जाती है, और पानी में मिलने के कारण जो है जो वहां पर प्लैंकटन्स हैं उन प्लैंकटन की ग्रोथ में जो है बढ़ावा होता है, क्योंकि वो उसको एक्सक्रीटा को खाद की तरह जो है यूज करते हैं, मेन्यूर की तरह जो है यूज करते हैं। बिल्कुल भाई, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा देखा जाएगा भाई इस तरह का, जहाँ पर ड्रॉपिंग्स का इस्तेमाल जो है ज्यादातर किया जाता है, जो प्लैंकटन ग्रोथ को क्या करता है, इंक्रीज करता है, पोल्ट्री कम फिश कल्चर आएगा, या डक कम फिश कल्चर, या पिग कम फिश कल्चर, या डेयरी कम फिश कल्चर। बताइए, बिल्कुल भाई, ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर मोस्ट कॉमनली आपका जो है पोल्ट्री कम फिश कल्चर में ये किया जाता है भाई, ध्यान रखना है, ठीक है, मोस्ट कॉमनली पोल्ट्री कम फिश कल्चर में हमें ये देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा हम किस में परफॉर्म करते हैं, सबसे ज्यादा ये होता है कि पोल्ट्री कम फिश कल्चर, क्योंकि पोल्ट्री कल्चर जो है डकरी से ज्यादा परफॉर्म होता है, ठीक है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर होने वाला है। बाकी देखा दोनों में जाता है, ये आपने ध्यान देना है भी, ठीक है, किसमें, दोनों में जो है यहाँ पर ये देखा जाता है कि जो पर्टिकुलरली जो जैसे डक है तो डक की ड्रॉपिंग्स भी यूज की जाती है, पोल्ट्री जो है पोल्ट्री की जो ड्रॉपिंग्स है वो भी यहाँ पर क्या की जाती है, इस्तेमाल में लाई जाती हैं। ठीक है भाई, ओके, तो ध्यान रखना है आपने इसका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इन वेस्ट बंगाल द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग फिश एंड क्रॉप्स टुगेदर इन दी सेम फील्ड एट द सेम टाइम इज नोन एज। बताइए भाई, यानी कि वेस्ट बंगाल में क्या किया जाता है कि जो फिशेज हैं, ठीक है, फिशेज को जो है किसके साथ, जो क्रॉप्स वहां पर ग्रो करते हैं वो फील्ड में उसी के साथ जो है ग्रो किया जाता है, ठीक है, उनको भी उसी के साथ पाला जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, सिंक्रोनस फार्मिंग इसे कहेंगे हम, या रिले फार्मिंग कहेंगे, या इसे अल्टरनेट फार्मिंग कहेंगे, या पोकली कल्चर कहेंगे हम इसे। बिल्कुल भाई, ठीक है, जो डक की ड्रोपिंग्स है भाई वो अच्छी मानी जाती है, बट अगर हम लेवल की बात करें, ठीक है, जो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर बात करें लेवल के हिसाब से, अगर हम इसे बात करें, ठीक है, तो लेवल के हिसाब से आपका क्या रहेगा, यहाँ पर लेवल के हिसाब से जो है पोल्ट्री आपका रहेगा, क्योंकि पोल्ट्री ज्यादा परफॉर्म की जाती है और इस तरीके से भी की जाती है, ठीक है। बाकी ये जरूर है कि जो डक के जो ड्रॉपिंग्स रहती हैं उनमें मेन्यूरिंग के लिए वो ज्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है, मेन्यूरिंग के लिए वो ज्यादा अच्छी जो है यहाँ पर मानी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके ध्यान देना है इनमें, जब यहाँ पर ये बात की जाए मेन्यूरिंग की, ठीक है, तो तब जो है क्या हो जाएगा, डक कम फिश कल्चर हो जाएगा। बाकी जब यहाँ पर देखिए स्पेसिफिकली बात की जाए तो जो है क्या होगा, पोल्ट्री कम फिश कल्चर होगा, जब हम जो है यहाँ पर किस पर बात करते हैं, अमाउंट पर बात करते हैं या लेवल पर बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही है, बिल्कुल सही, ये भी आप कह रहे हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे न्यूट्रिटिव अगर देखा जाए तो डक ड्रोपिंग जो है न्यूट्रिटिव रहती है प्लैंकटन ग्रोथ के लिए, ओके।
बट लेवल के हिसाब से आपका पोल्ट्री जो है यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रहेगा भाई राइट आंसर बताइए। बिल्कुल भाई, ठीक है, कौन सी हो जाएगी, सिंक्रोनस फार्मिंग कहेंगे इसे। ठीक है, सिंक्रोनस यानी कि जो एक साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज तरीके से जो यहाँ पर की जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी आपकी सिंक्रोनस फार्मिंग जो है, इसे हम क्या कहें कहते हैं। बाकी स्पेसिफिक सिंक्रोनस फार्मिंग की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी, ये आपका पोकली कल्चर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पोकली कल्चर भी आपकी क्या है, एक तरह की सिंक्रोनस फार्मिंग है, बट हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंक्रोनस फार्मिंग जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, देखिए विच इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इन केरला अल्टरनेट राइस कल्टीवेशन विद श्रिम्प फार्मिंग इन सलाइन वाटर फील्ड। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है, पहले भी हमने इसके बारे में बात की। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बदल बदल करके पूछे जा सकते हैं, जैसे पहले भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन की हमने बात की। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पोकली कल्चर जो है आपके पास राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। केरला में जो मोस्ट कॉमनली फॉलो किया जाता है सलाइन वाटर फील्ड में, जहां पर राइस लगा हुआ हो, क्योंकि राइस जो है फील्ड क्रॉप्स में काफी ज्यादा सैलिनिटी को टॉलरेट करने वाली जो है हमारे पास फसल देखने को मिलती है, तो ये पोकली कल्चर आपका कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इन फिश फार्मिंग द रेशियो ऑफ फीड कंज्यूम्ड टू बॉडी वेट गेन्ड इज कॉल्ड। बताइए भाई, ये हमने हर एक जो भी लाइफ स्टॉक की डिफरेंट फार्मिंग के बारे में हमने जहां पर भी पढ़ा, चाहे डेयरी हो, पिगरी हो, गोटरी हो, हमने हर एक जगह पर जो है इस टर्म के बारे में बात की है। कौन से किसके बारे में भाई, जो रेशियो ऑफ फीड कंज्यूम्ड टू बॉडी वेट, यानी कि पर्टिकुलर जितना जो है वो फीड कंज्यूम करता है कोई भी ब्रीड, कोई भी एनिमल, उस फीड का कितना कंट्रीब्यूशन जो उसके बॉडी वेट को बढ़ाने के लिए रहता है वहां पर, वो क्या कहलाता है आपका भाई, उस रेशियो को हम क्या कहते हैं भाई। फीड कन्वर्जन रेशियो एफसीआर होता है वो, या ग्रोथ कन्वर्जन इंडेक्स होता है, न्यूट्रिएंट यूटिलाइजेशन रेट होता है, या एक्वेटिक एफिशिएंसी इंडेक्स होता है। बिल्कुल भाई, ठीक है, सभी का राइट आंसर होना चाहिए। क्या कहलाता है वो, फीड कन्वर्जन रेशियो कहलाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली फीड कन्वर्जन रेशियो जो है वो कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है कि जितना खाना खाए, यानी कि अगर कम खाने पे कोई ज्यादा से ज्यादा जो है क्या कर जा रहा है वहां पर, जो उसका बॉडी वेट जो है गेन कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, वो जो है गुड एफसीआर के साथ जो है वो रहेगा। ठीक है, यानी कि एफसीआर जो है अच्छा है, यानी कि एफसीआर में जो फीड का रेशियो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बॉडी का वेट का रेशियो जो है अगर वहां पर क्या है ज्यादा है, तो वो जो है अच्छा माना जाता है, क्योंकि कम खा करके भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जैसे कि अगर डेयरी में अगर हम बात करें, तो जो डेयरी कैटल रहती हैं, तो वहां पर देखा जाए तो 10 से 12 या इससे भी ज्यादा तक का 1:1, ठीक है, ये जो है वहां पर होता है, यानी कि 10 से 12 किलो खाएंगे तब जाकर के जो है लगभग वो 1 किलो तक जो है दूध दे पाएंगे, या जो लगभग उनका जो बॉडी वेट है, ठीक है, वो जो है गेन हो पाएगा। ठीक है, मिल्क के परस्पेक्टिव में ले लेते, ज्यादातर हम जो है इसमें बॉडी वेट के परस्पेक्टिव में लेते हैं। 10 से 12 किलो खाने पर लगभग 1 kg। वहीं पर देखिए हमने बात की थी किसमें, जो सुअर रहते हैं, ठीक है, उनमें 3:1 तक का रेशियो पाया जाता है भाई, सबसे अच्छा देखने को मिलता है। तो इसलिए वो जो स्क्वेंजिंग सिस्टम है, हम जब पिगरी को यूज करते हैं, पिग्स को या सुअरों को जब इस्तेमाल में लाया जाता है, तो जल्दी ही उनका बॉडी वेट गेन हो जाता है, क्योंकि वो देखिए भले ही वो गंदगी खाएं पर फिर भी देखने में कैसे बिल्कुल बॉडी वेट उनका हैवी होता है, क्योंकि उनका एफसीआर सबसे अच्छा माना जाता है। मात्र 3 kg में 1 kg बॉडी वेट उनका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है, लेस इनपुट मैक्सिमम आउटपुट अगर यहाँ पर रहेगी तो वो बेटर माना जाएगा एफसीआर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फीड फॉर फिश। ये देखिए पूछा गया, यानी कि फिश के लिए इनमें से नेचुरल फीड के तौर पर क्या एक तरह से यूज में लाया जा सकता है, या फिश उसको यूज करती है। मस्टर्ड ऑयल केक तो देखिए तो बनाया जाएगा भाई, राइस ब्रेन ये भी निकाला जाएगा भाई राइस से, हाइड्रिला स्पीशीज हो गया, या पेलेटिलाइज फीड ये भी तैयार किया जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा, हाइड्रिला स्पीशीज। ठीक है, यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, ये क्या होगा, नेचुरल फीड रहेगा उनके लिए। बाकी की अगर हम बात करें, देखिए मस्टर्ड ऑयल केक ये बनाना पड़ेगा भाई, मस्टर्ड ऑयल केक भी बनाना पड़ेगा, राइस ब्रेन भी जो है तैयार करना पड़ेगा। ये जो केक्स होते हैं जहां पर भी आपको केक टर्म, जैसे मस्टर्ड ऑयल केक हो गया, ठीक है, या ग्राउंडनट केक हो गया, तो केक का मतलब क्या है कि जब देखिए ऑयल एक्सट्रैक्शन यहाँ पर कर ली जाती है, ओके ध्यान रखना, जब ऑयल एक्सट्रैक्शन कर ली जाती है उसके बाद का जो क्या बचता है, जो रेजिड्यू बचता है, जिसे हम कह सकते हैं एक तरह से जो अवशेष बचते हैं वहां पर, जिसे खली कहते हैं भाई, नॉर्मली क्या कहते हैं, उसे खली कहा जाता है। ठीक है, या खल भी कहते हैं उसे, तो वो जो है
उससे क्या कहते हैं, केक का इस्तेमाल, उससे जो है केक कहा जाता है, ठीक है, ऑयल केक्स वो होते हैं। ओके, ग्राउंडनट से देखिए ऑयल निकाल लिया, बाकी का जो उसका खली बची उसको किस लिए इस्तेमाल किया भाई, उसको जो है मेन्यूर के रूप में इस्तेमाल कर लिया या फीड के रूप में उसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए कोई हर्पिस वायरस इनकी KHV प्राइमरली अफेक्ट्स, देखिए कोई हर्पिस वायरस एक तरह का वायरस है जो क्या करता है, यहाँ पर किसी एक तरह की इसमें से एक हमारे पास मछली रहती है, उनको क्या करता है, वो इफेक्ट करता है। सबसे ज्यादा जो वो डिजीज है वो वायरल डिजीज उनमें देखी जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर रोहू और काटला में जो है ये देखा जाता है वायरल इन्फेक्शन, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प में देखा जाता है, ट्राउट और सालमन में देखा जाता है, सैल्मन में देखा जाता है, या कोई एंड कॉमन कार्प में देखा जाता है। तो देखिए यहाँ से आपने समझना है कोई एंड कॉमन कार्प में, जो कोई हर्पिस वायरस है मेजरली वो कोई में, और इसके अलावा देखा जाए तो कॉमन कार्प में जो है वो क्या करता है, सबसे ज्यादा जो है नुकसान यहाँ पर पहुंचाता है, ठीक है भाई। ओके, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिए इन डेयरी कम फिश फार्मिंग द रिकमेंडेड नंबर ऑफ कैटल और बफेलोस पर हेक्टेयर ऑफ वाटर बॉडी इज, ये बताइए भाई। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, यानी कि जब हम डेयरी कम फिश फार्मिंग कर रहे हैं, चाहे वहां पर हम गाय पालें या भैंस पालें, तो लगभग जो है अगर 1 हेक्टेयर में जो है हमारा पौंड है, तालाब है जिसमें मछलियां रखी हुई हैं, तो कितनी गायों को जो है वहां पर हम पालें या कितनी भैंसों को वहां पर पालें कि उनका जो मेन्यूर वगैरह है, गोबर वगैरह है, उसमें इस्तेमाल किया जाए और एक इंटीग्रेटेड कल्चर किया जाए, बताइए क्या रेशो रहेगा भाई हेक्टेयर में उनका, बताइए जल्दी से। देखिए इतनी ज्यादा नहीं होती भाई, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा फिर से, 5 रहती हैं लगभग, ठीक है, 5 जो है यहाँ पर 1 हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट मानी जाती हैं, ठीक है। सिर्फ 5 गाय या 5 बफेलो 1 हेक्टेयर के लिए जो है यहाँ पर सफिशिएंट रहती है। बिल्कुल भाई, तिलक सिंह जी बिल्कुल राइट कह रहे हैं, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा भाई, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है भाई, ठीक है, मैक्सिमम जिसका ऑप्शन बी है। आगे बात करते हैं, देखिए तो ऐसे जो यहाँ पर याद है, देखिए ये टर्मिनोलॉजी, सॉरी, ये जो आपके पास आंकड़े रहते हैं तो ये ध्यान रखते हैं, ऐसे ही याद होंगे भाई, ये अगर आप बार बार पढ़ेंगे तब ध्यान रहेगा। सामने देख लिया कि 5 है, तो बस अब ये रह गया लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता उसके बाद भी आपको ये जरूर याद रहेगा कि अगर 1 हेक्टेयर में मछलियां पाली गई हैं तो 5 गाय या बफेलो उसके लिए रखी जानी चाहिए। आगे बात करते हैं, देखिए इन इंटीग्रेटेड कैटल कम फिश फार्मिंग द प्राइमरी रोल ऑफ कैटल वेस्ट इज टू, ये देखिए यहाँ पर पूछा गया आपसे, ठीक है, कि जब हम इंटीग्रेटेड कैटल कम फिश फार्मिंग करते हैं, ठीक है, तो वहां पर जो प्राइमरी रोल है कैटल वेस्ट का वो क्या है, यानी कि जो कैटल वेस्ट है, जैसे यहाँ पर इसका ही एक डेरिवेटिव क्वेश्चन हो गया हमारे पास, कि यहाँ पर हम 5 बुफेलो पाल तो रहे हैं, बट उनका जो वेस्ट है उसका करेंगे क्या भाई हम उसमें, या जो पॉन्ड में वो यूज किया जाता है तो क्या करता है वो, प्रमोट प्लैंकटन ग्रोथ, की वो प्लैंकटन ग्रोथ को बढ़ाता है जिसको जो है फिर फीड के रूप में यूज करती है मछलियां, या इसके अलावा देखिए इंक्रीज पॉन्ड वाटर टेम्परेचर, या जो पॉन्ड का वाटर का टेम्परेचर है उसको बढ़ा देता है, या अमोनिया को पानी से हटा देता है, या इसके अलावा रिड्यूस डिजोल्व ऑक्सीजन, या जो डीओ लेवल है पानी का उसको कम कर देता है, बताइए। बिल्कुल भाई, ठीक है, सभी का राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा आपका, यानी कि प्रमोट प्लैंकटन ग्रोथ, क्या करता है ये प्लैंकटन ग्रोथ को प्रमोट करना, जो हमारे लिए अच्छा है भाई, जो फायदेमंद है, उसी के लिए हम उसमें क्या करेंगे, गोबर को डालेंगे भाई, कैटल वेस्ट को डालेंगे। वैसे तो देखा जाए तो डिसॉल्व ऑक्सीजन को भी वो कम करेगा, जितना ज्यादा जो है वेस्ट मिलता जाएगा ऑक्सीजन जो है कम होती जाएगी, क्योंकि डिकम्पोजिशन होगी, और डिकम्पोजिशन होगी तो CO2 लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल जो है कम होता जाएगा। ओके, और साथ ही साथ देखा जाए तो देखिए जैसे ये यूज करेंगे अपनी प्लांट ग्रोथ में भी, जब डेवलपमेंट में भी यूज करेंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन यूज की जाएगी पौधों के द्वारा, डीओ लेवल कम होता जाएगा, बट ये तो नुकसानदायी है, हम यूज किस लिए कर रहे हैं, प्रमोट प्लैंकटन ग्रोथ, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। बाकी टेम्परेचर रिलेटेड कोई इशू यहाँ पर नहीं रहता कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है, वहां पर माइन्यूट इंक्रीज देखा जा सकता है जब डिकम्पोजिशन की प्रोसेस हो, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये बिल्कुल जो है बाहर की बात होगी। इसके बाद देखिए रिमूव अमोनिया फ्रॉम वाटर, ठीक है, जब भी यहाँ पर जो है कोई एडिशन किया जाता है किसी भी एक्सक्रीटरी मटेरियल का, तो आप जानते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल में अमोनिया होता ही होता है, ठीक है, क्या होता है, अमोनिया वहां पर होता है। वहीं पर चाहे हम फिश के एक्सक्रीटा की बात करें, चाहे जो है हम नॉर्मल जो गोबर है उसकी बात करें, तो अमोनिया कंटेंट उसमें देखने को मिलता ही है। बिल्कुल, देखिए तभी में देखा जाए तो प्लैंकटन ग्रोथ ही वहां पर, इसीलिए हम जो है इंटीग्रेटेड फिशरी करते ही हैं,
जो एक्वाकल्चर है इसीलिए ज्यादातर किया जाता है। जैसे जो हमने वो पैडी वाला देखा था, ठीक है, पैडी कम फिशरीज जो देखी थी, तो वहां पर देखिए जो उनका मछलियों का एक्सक्रीट है वहां पर उल्टे तौर पर वो फसल को यूज करेगी, ठीक है, फसल द्वारा वो यूज किया जाएगा। बाकी हर जगह फिश यूज कर रही है, क्योंकि जो पॉन्ड है पॉन्ड में जाएगा मेन्यूर, पॉन्ड में जाएगा, वहां पर जो है ग्रोथ होगी, प्लैंकटन की ग्रोथ होगी, तो फिशेस के लिए फायदा है। बट वहां पर जो क्या होगा, ज्यादा फायदा किसके लिए है वो भी ध्यान देना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, पैडी के लिए वहां पर ज्यादा फायदा है। ओके, जो जब फिश या प्रॉन उसके लिए पाले जाते हैं, क्योंकि अमोनिया कहां पर पाया जाता है, एक्सक्रीटा में पाया जाएगा। और अमोनिया और अमोनिकल फॉर्म में क्या करता है, जो राइस है, ध्यान रखना आपने, जो राइस है वो न्यूट्रिएंट अपटेक जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में करता है, अमोनिकल फॉर्म में करता है। तो पहले से ही उनके एक्सक्रीटा में क्या होगा, अमोनिया होगा, तो उसको डायरेक्ट नाइट्रोजन का सोर्स मिल गया वहां पर। बट बाकी का ये जो है यहाँ पर एनिमल रिलेटेड है, तो यहाँ पर जो मछलियां का यहाँ पर फायदा रहता है, मछलियां उसको यूज करती हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई, वहां पर जो है ऑपोजिट देखा जाता है। बिल्कुल, देखिए तान्या जी कह रही हैं कि डी भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, डी हो सकता है। बट हम यूज क्यों करते हैं भाई, पर्टिकुलरली फिश फार्मिंग में वो यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, प्राइमरी रोल क्या रहता है उसका, तो प्राइमरी रोल यानी कि हम रोल के लिए यूज कर रहे हैं उसको, तो रोल क्या रहेगा कि प्लैंकटन की ग्रोथ प्रमोट हो। बाकी मैंने तभी आपको बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि ऑक्सीजन को तो वो कम करेगा ही करेगा भाई, क्योंकि जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा या मेन्यूर मिलेगा तो वो ऑक्सीजन लेवल को कम ही करेगा। बिल्कुल भाई, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन भी अगर ऑप्शन में आएगा तब भी आप प्लैंकटन को ही जो है चूज करेंगे, ओके, क्योंकि प्राइमरी रोल है भाई, कॉस्ट रिडक्शन तो बाद की बात है, बाकी यहाँ पर हमें डबल फायदा हो जा रहा है, तो इसलिए उसका रोल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ओके। आगे देखिए, विच एक्सोटिक कार्प इज सुटेबल फॉर इंटीग्रेटेड कैटल कम फिश फार्मिंग, देखिए बताना है आपने, इनमें से कौन सी एक्सोटिक कार्प ऐसी है जिसको हम जो है कैटल कम फिश फार्मिंग में एकीकृत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, बताइए। ऑप्शन में दिया गया है सिल्वर कार्प, रोहू है, मृगाल है या तिलापिया है, कौन सी फिश को हम यूज कर सकते हैं भाई, डेयरी के साथ कौन सी फिश अच्छे से यूज में लाई जा सकती है, या कैटल या बुफेलो के साथ कौन सी इजीली इस्तेमाल में लाई जा सकती है। ठीक है, तो इसमें आपने ध्यान देना है सिल्वर कार्प है यहाँ पर राइट आंसर, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सिल्वर कार्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। डेयरी में सबसे अच्छे से इस्तेमाल में लाई जाने वाली ब्रीड जो है सिल्वर कार्प। नीलेश जी, अंकित जी, निधि, हेतल जी, कृतिका जी, बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर रहेगा जिसका भी ऑप्शन है। आगे देखिए, विच इंडियन स्टेट्स आर नोन फॉर एक्सटेंसिव प्रैक्टिस ऑफ डक कम फिश फार्मिंग, बताइए। डक कम फिश फार्मिंग वैसे तो पूरे के पूरे इंडिया में नहीं की जाती, बट कुछ स्पेसिफिक स्टेट में की जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टेट की जो है लिस्ट अलग अलग ऑप्शन में दे दी गई है, तो आपने बताना है सबसे ज्यादा किस किस स्टेट में जो है यहाँ पर क्या की जाती है, ये डक कम फिश फार्मिंग जो है इंटीग्रेटेड तरीके से की जाती है। बताइए भाई। बिल्कुल बिल्कुल, सभी का राइट आंसर है कौन सा भाई, ऑप्शन ए। ध्यान रखना जितने भी स्टेट्स यहाँ पर हैं, ठीक है, असम हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के, केरला, झारखंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बाकी के, ठीक है, मणिपुर हो गया, अरुणाचल हो गया, ठीक है। तो उन स्टेट्स में मोस्ट कॉमनली जो आपका क्या किया जाता है, ये जो डक कम फिश फार्मिंग है ये फॉलो की जाती है। बिल्कुल भाई, अंकित दास जी कह रहे हैं उनके स्टेट में की जाती है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, फॉर कमर्शियल डक कम फिश फार्मिंग विच डक ब्रीड इज प्रेफर्ड फॉर हाई एग प्रोडक्शन, बताइए भाई, बताइए जल्दी से भाई। जब हम क्या करते हैं यहाँ पर कमर्शियल लेवल पर डक कम फिश फार्मिंग की जाती है, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेबल ब्रीड जो है यहाँ पर कौन सी रहती है, एग प्रोडक्शन के लिए प्रेफरेबल ब्रीड जो है कौन सी रहती है भाई, बताइए भाई। बिल्कुल भाई, ठीक है, जो हाईएस्ट एग प्रोडक्शन वाली है उसी को तो हम यूज करेंगे, क्योंकि चाहे हम इंटीग्रेटेड करें चाहे नॉर्मल करें, तो हमने अगर एग प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं तो हम ज्यादातर किसको यूज करेंगे भाई, खाकी कैंपबेल को ही हम इस्तेमाल में लाएंगे, ओके। आगे देखिए, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ डक फार्मिंग इंटीग्रेशन, डक्स आर केप्ट इन सेंट्रलाइज एनक्लोजर फार फ्रॉम पॉन्ड, ये आपने बताना है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं भाई, मोस्ट कॉमन मेथड जो रहता है डक फार्मिंग इंटीग्रेशन का, उसमें क्या किया जाता है भाई, डक्स को हम कहाँ रखते हैं, इन सेंट्रलाइज एनक्लोजर फार फ्रॉम द पॉन्ड,
कि ऐसे किसी एक एनक्लोजर में जो पॉन्ड से दूर होता है, जहां पर जिस पॉन्ड में मछलियां हो, या दूसरा देखिए कहा जा रहा है कि ग्रेजिंग इन लार्ज लेक्स ड्यूरिंग डे टाइम, कि जो बड़ी बड़ी झीलों में उसको छोड़ देना या बड़ी बड़ी नहरों में उसको रख देना, ताकि दिन के टाइम पर जो है वो ग्रेजिंग कर सके वहां पर, ठीक है। इस तरह से हम जो है क्या करते हैं, डक कम फिश फार्मिंग करते हैं। या देखिए इनसाइड फेंस्ड वेट रन्स विद इन फिश पॉन्ड्स, यानी कि क्या करते हैं यहाँ पर वेट रन्स जो है यहाँ पर बनाए जाते हैं एक तरह से, यानी कि उनके लिए क्या रहता है, एक तरह से पर्टिकुलरली वेट रन्स जो है तैयार किए जाते हैं, जो एक तरह से फेंसिंग प्रॉपरली की जाएगी, ठीक है। जो भी हमारे पास जो है तालाब वगैरह रहेगा या जो भी पॉन्ड रहेगा या जो भी वाटर का रिसोर्स रहेगा उसमें फेंसिंग की जाएगी, ताकि बतख भागे ना भाई, मछलियां आर पार जा पाए पर बतख ना भागे, इसलिए कुछ लेवल तक जो है पानी के नीचे और पानी के ऊपर जो है फेंसिंग की जाती है, ठीक है। या इस तरीके से रखा जाता है उस पॉन्ड में। या देखिए इन फ्लोटिंग केजेस ऑन द पॉन्ड सरफेस है, या उनको तैरते हुए पिंजरों में जो है पॉन्ड के सरफेस पर रख दिया जाता है। तो किस तरीके से रखते हैं भाई यहाँ पर हम बतखों को जो है किन तरीकों से पाला जाता है? ऑप्शन डी कह रहे हैं, ऑप्शन बी कह रहे हैं, ग्रेजिंग इन लार्ज लेक ड्यूरिंग डे टाइम। देखिए मेथड पूछा जा रहा है, तो ग्रेजिंग कराना तो मेथड नहीं हुआ भाई यहाँ पर हमारे पास, बिल्कुल जिसका ऑप्शन सी आ रहा है भाई, ठीक है, वो राइट आंसर है भाई, उनका राइट आंसर है। डॉक्टर अंकिता जी, पायल शर्मा जी, तिलक सिंह जी, रुचि जी, बिल्कुल सही भाई, ठीक है। ऑप्शन सी वाले जो भी है राइट आंसर रहेगा, ठीक है। प्रॉपर क्या की जाती है यहाँ पे, मैंने बताया भी था, फेंसिंग वहां पर की जाती है, वाटर बॉडी में जो फेंसिंग की जाती है, जिससे मछलियां तो इजीली पास हो जाएं, बट वो डक्स जो है उस पेरीफेरी में ही रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए व्हाट इज द रिकमेंडेड डक स्टॉकिंग डेंसिटी फॉर इफेक्टिव पॉन्ड मैन्यूरिंग इन डक फिश फार्मिंग। देखिए पॉन्ड मैन्यूरिंग अगर हम अच्छी चाहते हैं तो कितनी डक इंटेंसिटी जो है वहां पर रखी जानी चाहिए, पर हेक्टेयर कितने डक्स हमें पालने चाहिए भाई, बताइए। पर हेक्टेयर डक का जो रेशियो है वो कितना रखा जाना चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से मैन्यूरिंग भी वहां पर पानी के लिए की जा सके उनके द्वारा, ताकि प्लैंकटन ग्रोथ जो है फेवर हो। बताइए भाई, देखिए आंसर आने कम हो गए हैं आप लोगों के अब तो। कुछ लोग ऑप्शन सी कह रहे हैं, कुछ लोग ए कह रहे हैं, यानी कि दो ऑप्शन में डाउट है, 400 से 500 या 200 से 300। तो देखिए तो 200 से 300 है राइट आंसर हमारे पास, ठीक है। ध्यान रखना कितने, 200 से 300। अगर 1 हेक्टेयर का पॉन्ड है हमारे पास तो 200 से 300 डक जो उसके लिए सफिशिएंट रहते हैं प्रॉपर तरीके से मैन्यूरिंग करने के लिए वहां पर, ठीक है। आगे देखिए इन इंडियन मेजर कार्प स्टॉकिंग फॉर डक कम फिश फार्मिंग इन नॉर्थन इंडिया द रिकमेंडेड परसेंटेज फॉर सरफेस फीडर इज। देखिए उत्तरी भारत में भारतीय प्रमुख कार्प स्टॉकिंग में सतह पर रहने वाली जो मछलियां हैं, ठीक है, उनका प्रतिशत जो है कितना होना चाहिए, कितने परसेंट जो है यहाँ पर सरफेस फीडर्स होनी चाहिए? 20% होनी चाहिए या 30% होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए या 40% होनी चाहिए, बताइए। 20, 30, 40, 50, कितने परसेंट होनी चाहिए भाई? ठीक है, तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है 40% होनी चाहिए, ओके। ध्यान रखना कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, जो मेजर कार्प स्टॉकिंग जब की जाती है तो डकम फिश फार्मिंग में ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न जो, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया है, ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया में आपका लगभग 40% तक जो है उनका क्या रखा जाता है, परसेंटेज जो है यहाँ पर रखी जाती है सरफेस फीडर की, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए ऑन एवरेज हाउ मच ड्रॉपिंग्स डज ईच डक प्रोड्यूस पर डे। ठीक है, लगभग कितनी ड्रॉपिंग्स जो है एक डक, एक बतख जो है एक दिन में प्रोड्यूस करता है? बताइए। 50 से 75 ग्राम है, 100 से 110, 125 से 150 या 175 से 200। यहाँ पर ध्यान देना आपने कितना रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास 125 से 150 ग्राम, ठीक है। कितना है, 125 से 150 ग्राम, बिल्कुल सही। चलिए आगे बात करते देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग फीड्स शुड बी अवॉइडेड इन डक्स ड्यू टू हाई एफ्लाटॉक्सिन रिस्क। बताइए भाई, देखिए एफ्लाटॉक्सिन रिस्क ना हो इसलिए कौन से फीड अवॉइड किए जाने चाहिए भाई, ज्यादा मात्रा में नहीं दिए जाने चाहिए, ठीक है। जैसे कि राइस ब्रान है, इसके अलावा देखो ग्राउंडनट ऑयल केक एंड मेज, स्टैंडर्ड पोल्ट्री मैश और
व्हीट ब्रेन। देखिए पहले भी हमने इसके बारे में बात की, इससे क्या हो जाता है, अफ्लाटॉक्सिकोसिस जो है डिजीज देखी जा सकती है उनमें। ओके, अफ्लाटॉक्सिकोसिस डिजीज जो है यहाँ पर देखी जा सकती है, जो किस में पाया जाता है भी, अफ्लाटॉक्सिन ग्राउंड नट में देखने को मिलता है, और किसके कारण होता है, एस्परजिलस फ्लेवस। जो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है वो कौन सा है, वो है एस्परजिलस फ्लेवस जो फंगस है। ओके, और ये मोस्ट कॉमनली स्टोरेज में भी देखी जाती है, और रेंसीड कंडीशन में जो है यहाँ पर ये ग्राउंडनट केक आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ऐसा जो फीड है जो रेंसीड हो चुका हो, रेंसिडिटी जिसकी हो चुकी हो, तो ऐसे फीड में जो है अफ्लाटॉक्सिन होने की ज्यादा से ज्यादा जो है आशंका रहती है, इसलिए इनको यूज नहीं करना है। इसके अलावा देखा जाए तो का एक तो एस्परजिलस फ्लेवस, और इसके अलावा जो है एस्परजिलस पैरासिटिकस भी इन्वॉल्व रहता है इसमें। ठीक है, एस्परजिलस पैरासिटिकस, ठीक है, ये भी जो है यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो जो एस्परजिलस नाइगर है उसके भी कुछ कुछ स्ट्रेन होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे। ठीक है, अंकित दास जी कह रहे हैं एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, तो एस्परजिलस नाइगर में आपने ध्यान देना कुछ स्ट्रेन होते हैं एस्परजिलस नाइगर के जो प्रोड्यूस करते हैं, बाकी जो है आपका मेनली एस्परजिलस पैरासिटिकस और एस्परजिलस फ्लेवस ही इन्वॉल्व होते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट इज द एवरेज फिश यील्ड इन अ 6 स्पीशीज डक कम फिश फार्मिंग सिस्टम। कितनी होती है लगभग एवरेज फिश यील्ड जो है, क्या देखी जाती है यहाँ पर। ठीक है, एवरेज पूछी जा रही है भाई, 6 स्पीशीज डक कम फिश फार्मिंग जब हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है लगभग कितना भाई, 3500 से 4000। ठीक है, कितना है, 3500 टू 4000 केजी पर हेक्टेयर पर ईयर तक जो है यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो है फिशेज को हार्वेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का यहाँ पर, इन डक कम फिश फार्मिंग डक्स मेनली हेल्प इन फिश प्रोडक्शन बाय। देखिए बताइए भाई, जो डक्स हैं वो फिश प्रोडक्शन को किस तरीके से बढ़ावा देते हैं जब हम डक कम फिश फार्मिंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देखिए वो वाटर पीएच को बढ़ा करके जो है फायदा वहां पर पहुंचाते हैं, जिससे उनकी प्रोडक्शन फिश की बढ़ जाती है, या एक्वेटिक वीड को और इंसेक्ट को जो है वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो पानी में रहने वाले वीड और इंसेक्ट है उनको कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा देखिए प्रोवाइडिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन डायरेक्टली, कि डायरेक्ट डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा भाई। या इसके अलावा देखिए रिमूविंग टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम पॉन्ड वाटर, या वो पॉन्ड वाटर से टॉक्सिक गैसेस को हटा देते हैं। किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे भाई यहाँ पर ये, तो सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर किस तरह से बढ़ाएंगे, कंट्रोलिंग एक्वेटिक वीड एंड इंसेक्ट। क्योंकि हम जानते हैं क्या करते हैं भाई, वो फ्लोट करते हैं, ऊपर से तैरते जाते हैं, वो क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, स्विम करते हैं वहां पर। ठीक है, और स्विम करते करते जो भी वहां पर कीड़े मकोड़े दिखे या ऊपरी सतह पर जो घास वगैरह दिखे उसको वो खाते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो पॉन्ड को भी क्या रखते हैं, साफ रखते हैं। क्योंकि कोई इंसेक्ट हो, इंसेक्ट के अंदर कोई टॉक्सिन हो सकता है, या किसी मछली ने इंसेक्ट को एकदम से जो है क्या कर लिया भाई, फीड कर लिया। ठीक है, उसमें टॉक्सिन जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कोई पैथोजन वो कैरी कर सकते हैं, वायरस वो कैरी कर सकते हैं, इंसेक्ट वगैरह जो उसमें पड़े हों, तो इसलिए वो क्या कर लेते हैं, उनको जो है एक तरह से वो खा जाते हैं। ठीक है, उनको अपने फूड के रूप में जो है वो यूज कर लेते हैं, और जो उस पॉन्ड है, ठीक है, उसको भी साफ बना करके रखते हैं। मेजर है यहाँ पर कि साफ सफाई वो रखते हैं इंसेक्ट वगैरह को, या जो भी ऊपर डिकेइंग वगैरह कोई एनिमल या ऐसी छोटे छोटे इंसेक्ट हो तो उनको वो खा करके खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब बताइए भी किसका कोई डाउट है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। बताइए किसका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है। बेंथोस, बिल्कुल भाई, ठीक है, बेंथोस जितने भी जो इंसेक्ट पेस्ट जो है यहाँ पर देखे जा सकते हैं एक्वेटिक बॉडीज। ठीक है, वो बेंथोस फीडिंग करते हैं। अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी क्लास को फिर एंड करते हैं। ओके भाई, हिंदी की बुक भी आपकी अपलोड हो जाएगी भाई, उसकी बुक भी अपलोड हो जाएगी।
देखिए देखिए बड़ी मछलियों को तो वो खा नहीं पाएंगे जो डक्स रहते हैं, छोटी के जो फिंगरलिंग्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, उनको खा सकते हैं। बट स्टॉकिंग ही हम इस तरीके से करते हैं भाई, स्टॉकिंग की जो टाइमिंग है वो अलग अलग रहती है। यानी कि जब वो जो है फिंगरलिंग की स्टेज से निकल जाए मछलियां, उस समय पर जो हम डक्स को वहां पर क्या करेंगे, रियर करेंगे उसमें। ठीक है, तो इसलिए स्टॉकिंग की डेंसिटी और टाइमिंग वहां पर क्या रखी जाती है, अलग अलग रखी जाती है। ओके, ताकि वो किसी तरह से नुकसान ना पहुंचाए। तो यही तो आपकी इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट है कि हम दो स्पीशीज को जब साथ में रखें तो कैसे उनको अच्छे तरीके से, ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिस हो सकती है कि वो ना तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए और एक दूसरे को जो है वो उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए, प्रोडक्शन को बढ़ाए। बिल्कुल भाई, ठीक है, लास्ट में जो आपके कंप्लीट क्लासेस के क्विज लिए जाएंगे। ओके भाई, ओके। कृतिका जी समझ नहीं पा रहे हैं, सेटिंग क्षमता क्लियर करके एक बार जो है आप लिख लीजिए भाई इसको। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए, जो भी आपको क्लासेस मिल रही हैं, क्विजेज मिल रही हैं, उनको साथ ही साथ जो है अटेम्प्ट करते रहिए, ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें कि क्लास को आपने किस तरह से जो है पढ़ा है, ठीक है, और कितना जो है क्लास को आपने समझा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में डिजीज याद करने में टफ लग रहे हैं, तो देखिए आप डिजीज याद करिए, जो मेजर मेजर डिजीज हैं उनको याद कीजिए, उनका कॉजल ऑर्गेनिज्म मात्र याद कीजिए, ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, सारी सारी डिजीज याद करना या पढ़ना आपको जरूरी नहीं है। देखिए पोल्ट्री कम फिशरी अगर हम बात करें तो सबसे मेजर कॉमनली जो परफॉर्मिंग टास्क है वो किया जाता है भाई इंडिया में, ठीक है, जो फार्मिंग है ज़्यादातर अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, डकरी भी कम की जाती है। बाकी दूसरे ये पोकली कल्चर वगैरह ये तो ज़्यादातर इन स्पेसिफिक स्टेट में किए जाते हैं। बट पोल्ट्री कम फिशरी जो है मैक्सिमम जगह पर देखने को मिला है, मैक्सिमम जगह पर जो आपकी ये की जाती है। ओके, इंटीग्रेटेड फार्मिंग में। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए सही से जो आप तैयारी करते रहिए भाई, ठीक है। मैं देखिए इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम याद करने की कोशिश कीजिए जो हो सके, अगर नहीं हो रहा है, मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि याद नहीं हो रहा है, तो इसीलिए फिर यही हमारे पास लास्ट में बच जाता है कि जो मेजर मेजर है उन्हीं को याद कर लीजिए, ठीक है। बाकी कंटेंट सारा प्रोवाइड किया जा ही इसलिए रहा है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर आपको बार बार भी याद नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर जो मेजर मेजर है उसी को याद कर लीजिए भाई। बिल्कुल भाई, रिवीजन का टाइम मिलेगा, सभी को रिवीजन का टाइम मिलेगा, जरूर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।